हमारी कहानी का हीरो बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहा था। उसके पास एक पावरफुल एबिलिटी थी, लेकिन सिस्टम ने ना तो उसकी बेनिफिट्स बताई और ना ही ये कि उसे एक्टिवेट कैसे करें। 7 साल की मेहनत के बाद भी उसे उसके एम्प्लॉयर ने डिसमिस कर दिया क्योंकि वो इंजर्ड और डिसेबल्ड हो गया था। सब उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि वो आदमी भी जिसने कि उसे बचाते हुए हमारा हीरो घायल हुआ था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला किया। आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, यही हम आज की स्टोरी में जानेंगे। 30 साल पहले आसमान में एक बड़ा गेट अचानक प्रकट हुआ, जिसने अनगिनत मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल दिया और दुनिया को केओस और डिस्ट्रक्शन में डुबो दिया। लेकिन इस तबाही के बावजूद ऑर्डर कुछ हद तक बना रहा, थैंक्स टू हंटर्स गिल्ड्स। प्रेजेंट टाइम में हमारा प्रोटैगनिस्ट ताए हर चीज से फ्रस्ट्रेट है, गेट्स से लेकर लीडरशिप तक, हंटर्स और उनके गिल्ड्स तक, और यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों से भी। एक दिन वो गहरी निराशा में ब्रिज से कूदकर अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला करता है। वो पूरे गुस्से में दुनिया को कोसता है कि उसने कभी ऐसा क्या किया जो उसे इतनी सजा मिली। सिक्योरिटी पर्सनल जो वहां मौजूद थे, उन्होंने ताए को पुल के किनारे खड़ा देखा और उसे चेतावनी दी कि ये डेंजरस है। उन्होंने उसे पीछे हटने और काम होने को कहा, लेकिन ताए गुस्से में चिल्लाया कि उन्हें क्या हक है उसे बताने का कि वो क्या करे। वो कहता है कि अब वो अपनी सफरिंग भी पीसफुली खत्म नहीं कर सकता। सिक्योरिटी टीम उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है नीचे आओ और बात करो। लेकिन ताए दर्द और गुस्से में उनसे कहता है कि दूर रहो क्योंकि वो नहीं समझ सकते उसने क्या सहा है। वो कहता है कि सिर्फ 3 घंटे पहले उसकी पूरी जिंदगी उलट गई जब उसे पैन हंटर्स गिल्ड से बिना किसी वार्निंग के निकाल दिया गया था। ताए गिल्ड लीडर क्योंग के पास जाता है और पूछता है कि उसे इतनी अचानक बिना वजह क्यों निकाल दिया गया और क्यों उसकी मेहनत की कदर नहीं की गई। क्योंग ठंडे लहजे में जवाब देता है कि आखिर ताए ने ऐसा क्या अचीव किया है, वो तो बस एक पोर्टर था। वो बताता है कि उसे इसलिए रखा गया था क्योंकि वो मेहनती लगा था और शायद कुछ कर दिखाएगा। लेकिन 7 सालों में वो बस डी क्लास हंटर बना है और अब जब वो घायल है और लंगड़ा कर चलता है तो आखिर गिल्ड को उससे क्या फायदा। क्योंग ठंडे शब्दों में कहता है कि क्या ताए सोचता है कि गिल्ड कोई रिक्रिएशनल सेंटर है। ताए खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंग उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि उसे सेवरेंस पैकेज मिलेगा और उसे रिजाइन कर देना चाहिए। ताए ये नहीं चाहता। वो कहता है कि वो अपने घाव ठीक कर लेगा और अब भी बहुत कुछ कर सकता है। तभी हंटर यंगजिन मौके का फायदा उठाकर ताए का मजाक उड़ाता है और क्योंग की चापलूसी करता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि ताए समझ क्यों नहीं रहा कि लीडर ने उसे जाने को कहा है। ताए गुस्से में चिल्लाता है कि उससे ऐसे बात मत करो, तो यंगजिन हंसते हुए कहता है कि वो कितना पैथेटिक है और उसे सलाह देता है कि वो अपना सेवरेंस पे लेकर कुछ स्नैक्स खरीद ले क्योंकि वही एक डी क्लास हंटर के लायक है। ताए का गुस्सा फट पड़ता है। वो यंगजिन की कॉलर पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि वो घायल तब हुआ था जब उसने यंगजिन की जान बचाई थी। वो ताने से पूछता है कि अगर वो वहां नहीं होता तो आज कौन जिंदा होता। यंगजिन हंसते हुए कहता है कि कब उसने उससे अपनी जान बचाने को कहा था और बताता है कि एक मामूली पोर्टर को अपनी लिमिट में रहना चाहिए और दूसरों के लेवल की बात नहीं करनी चाहिए। यंगजिन अहंकारी लहजे में ताई जिन को उसकी औकात याद दिलाता है और उसे इंसल्ट करता रहता है। वो हैरानी जताता है कि उसके जैसे फेलियर के पास एस क्लास एबिलिटी कैसे हो सकती है। वो ताई जिन की स्किल जिसका नाम एक्सप्लोसिव ग्रोथ है उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है कि शायद ये स्किल उसकी हाइट बढ़ाने के लिए थी, लेकिन लगता है उसके ग्रोथ हार्मोन्स काम नहीं कर रहे। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। ताई जिन का गुस्सा भड़क उठता है और वो पूरी ताकत से यंगजिन पर झपटता है, लेकिन उसके सारे वार बेअसर साबित होते हैं क्योंकि यंगजिन के पास शील्ड एबिलिटी होती है। वो उसे ताने मारते हुए कहता है कि अब वो उसे उसकी औकात दिखाएगा। अचानक वो एक जोरदार पंच मारता है जिससे ताए का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दर्द से कराह उठता है। यंगजिन उसे पकड़कर ठंडी आवाज में कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वो गिल्ड में कुछ साल पहले जुड़ा था उसे कोई अथॉरिटी नहीं मिल जाती। उसने तंग आकर अब उसे सबक सिखाने का फैसला किया। इसके बाद वो ताए पर लगातार तेज और बेरहम वार करता है, ये कहते हुए कि वो बस अपनी ताकत टेस्ट करना चाहता है, लेकिन असल में वो उसे सजा दे रहा था। डी रैंक हंटर होकर सी रैंक हंटर को चैलेंज करने और गिल्ड लीडर से बहस करने की हिम्मत दिखाने की सजा। गिल्ड लीडर और बाकी हंटर ये सब देखकर भी कुछ नहीं करते। वो ताए की हालत पर कोई इमोशन नहीं दिखाते। आखिरकार ताए जमीन पर गिर जाता है, दर्द से बेहाल, और हिल भी नहीं पाता। गिल्ड लीडर उसकी ओर उसका सेवरेंस पे फेंकता है और ताने मारते हुए कहता है 7 साल की सर्विस के लिए धन्यवाद, अब दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। इस ह्यूमिलिएशन के बाद ताए रात भर इधर उधर भटकता है। वो एक दुकान से कुछ ड्रिंक खरीदता है और धीरे धीरे पीते हुए आसमान की तरफ देखता है। वो कड़वे मन से सांस छोड़ता है। ड्रिंक उसे थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब उसकी नजर सेवरेंस पे पर पड़ती है तो उसे अफसोस होता है कि 7 साल की मेहनत बस इतने पैसों में खत्म हो गई। वो पुल के किनारे जाकर खड़ा होता है और सोचता है कि अब उसकी सफरिंग खत्म करने का समय आ गया है। उसे लगता है कि अब इस दुनिया में उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जो उसे चेतावनी देता है कि उसकी लाइफ खतरे में है और उसे पीछे हटना चाहिए। ताइजन सार्कास्टिकली जवाब देता है कि अब अचानक सिस्टम को उसकी जान की इतनी फिक्र क्यों है, क्या उसे पता है कि पिछले 7 सालों में उसने क्या झेला है। वो गुस्से में सिस्टम की विंडो पर हाथ मारता है और उसे कोसता है कि उसने उसे ये बेकार एबिलिटी एक्सप्लोसिव ग्रोथ क्यों दी जिसने उसके लेवल में कोई सुधार नहीं किया। वो झल्लाकर पूछता है कि आखिर वो इतनी कमजोर एबिलिटी के साथ सर्वाइव कैसे करे। तभी स्क्रीन लाल हो जाती है और मैसेज आता है कि यूजर की अग्रेसिव एक्शन की वजह से सिस्टम स्ट्राइक मोड में जा रहा है। ताइजिन पागलों की तरह हंसने लगता है और सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जा स्ट्राइक पर चला जा, मुझे तेरे जैसे बेकार विंडो की जरूरत नहीं। वो ड्रिंक की बोतल उस पर फेंक देता है और चिल्लाता है कि गायब हो जा उसकी आंखों से। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। वो सोचता है कि अगर सिस्टम ने शुरुआत से उसकी स्किल को ठीक से समझाया होता तो शायद सब अलग होता। उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर रही है और शायद वो ऐसी मिजरेबल लाइफ जीने के लिए बना ही नहीं था। तभी सिस्टम की विंडो हल्की सी हिलती है और नीली हो जाती है। उस पर मैसेज आता है कि यूजर की शिकायतें रिसीव हो गई हैं।
तभी सिक्योरिटी पर्सनल वहां पहुंचते हैं और ताइजिन से कामली कहते हैं कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी लाइफ उसकी है और वो अपने तरीके से इसे खत्म करना चाहता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी जगह होते तो वो भी काम नहीं रह पाते, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता कि उसने क्या सहा है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे नदी की ओर गिरता है। उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी मुक्ति है। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं। वो सोचता है कि शायद ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है, क्योंकि ये दुनिया अब उसके लिए मीनिंगलेस हो चुकी है। तभी सिस्टम के कई नोटिफिकेशंस एक साथ आने लगते हैं। सिस्टम से मैसेज आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है और ताइजिन को एडमिनिस्ट्रेटर के सर्वर पर ट्रांसफर किया जाएगा। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। बहुत सारे डिजिटल डिस्प्लेज और सिस्टम विंडोज उसके चारों ओर लोड होने लगते हैं। ताइजिन हैरान रह जाता है, समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप इंतजार करता है जब तक सिस्टम पूरी तरह लोड नहीं हो जाता। कुछ देर बाद सब कुछ गोल्डन लाइट में बदल जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ताइजिन की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक स्ट्रीट बेंच पर झुका हुआ पाता है। उसका सिर दर्द से फट रहा होता है। वो कंफ्यूजन में समझ नहीं पाता कि वो यहाँ कैसे आया। फिर सोचता है कि शायद वो कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर गया था और नशे में कहीं सड़क किनारे सो गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आता है और कसम खाता है कि अगर वो फिर से पिया तो वो किसी डॉग से बेहतर नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो पुल से गिर गया था। सिस्टम विंडो से अजीब इंटरेक्शन हुआ था और कुछ अजीब अपडेट्स दिखाई दी थी। पहले तो वो खुद को समझाता है कि शायद ये सब नशे की वजह से हुआ, एक हेलुसिनेशन था, लेकिन फिर हकीकत में लौटे हुए याद करता है कि अब वो बेरोजगार है और सोचता है कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। वो मनी मन डिबेट करता है कि उसे डे लेबरर बन जाना चाहिए या फिर किसी तरह दोबारा हंटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है और पूछती है कि क्या उसे सिस्टम विंडो का नया वर्जन पसंद आया। ताइजिन चौंक जाता है और पूछता है कि वो कौन है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उसका नाम मेरी है और वो सिस्टम विंडो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से है। ताइजिन अपनी आंखें मलता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है या फिर कोई सपना, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे समझ आ जाता है कि पिछली रात की सारी बातें सच थी। मेरी उसे बताती है कि उन्होंने उसकी लेग इंजरी और एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्किल की जांच की और पाया कि उसका सिस्टम विंडो पुराना और मैल फंक्शन कर रहा था, यानी वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। वो हंसते हुए कहती है कि शायद यही उसकी सारी दिक्कतों की वजह थी। ताइजिन गुस्से में पूछता है कि क्या यही खराबी उसकी सारी सफरिंग का कारण थी। मेरी कहती है कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती, लेकिन अब उसका सिस्टम विंडो पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। जैसे ही वो उसकी स्किल पर बात करने लगती है, ताइजिन गुस्से में उसे बीच में रोक देता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है कि उन्होंने उसकी 7 साल की मेहनत को बेकार बना दिया। वो कहता है कि उसने 7 साल तक दिन रात ट्रेनिंग की और अब पता चला कि गलती उसी सिस्टम में थी, ना कि उसमें खुद में। गुस्से से कांपते हुए वो मेरी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आखिरी बात कहने को है, इससे पहले कि वो उसे खत्म कर दे। वो चिल्लाकर कहता है कि कैसे वो सोच सकती है कि कुछ शब्दों से वो उसके सालों के दर्द की भरपाई कर सकती है। मेरी डरकर पीछे हटती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने उसकी सारी स्टैट्स रिस्टोर कर दी हैं और उसकी चोटें भी पूरी तरह से हील कर दी हैं। ताइजिन हैरान होकर अपने पैर की तरफ देखता है और जब वो उसे हिलाकर देखता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, जैसे कभी घायल हुआ ही नहीं। वो हैरानी से पूछता है कि उसने कैसे किया। मेरी बताती है कि वो अभी सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ये बताती है कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्किल को एक्टिवेट करने के लिए खास ट्रिगर चाहिए और इसी वजह से वो उसे एक ऐसा ऑफर देना चाहती है जिसे वो मना नहीं कर पाएगा। वो ताइजिन को शहर के बीचों बीच ले जाती है, जहां एक विशाल गेट खुला होता है। उस गेट से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है जो अपने मुंह से एसिड फेंक रहा होता है और जो भी चीज उसे छूती है वो घुल जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। सेपरेशन टीम और हंटर्स को बुलाया जा रहा होता है ताकि हालात काबू में किए जा सके। जैसे ही हंटर वहां पहुंचते हैं, ताइजिन हैरान होकर मेरी से पूछता है कि क्या वो सच में उसे इस क्रिएचर से अकेले लड़ने भेजना चाहती है। वो कहता है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, ऐसा मॉन्स्टर वो नहीं हरा सकता। मेरी शांत लहजे में उसे भरोसा दिलाती है कि उसे उसकी एबिलिटीज पर पूरा विश्वास है और वो ये कर सकता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि बस एक बार कोशिश करो, कुछ खोगे नहीं, और अगर हार भी गए तो कुछ नहीं जाएगा। वो उसे एनकरेज करती है कि वो खुद पर ट्रस्ट करे। कुछ पल की शांति में ताइजिन उस क्रिएचर को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि वो जहरीला पोलन हवा में फैला रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर कम से कम सी रैंक का तो है ही। वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि उसे हराने के लिए कम से कम बी रैंक या ए रैंक हंटर की जरूरत थी। यहाँ तक कि एक एक्सपीरियंस्ड सेपरेशन टीम के लिए भी उसे संभालना मुश्किल था। ताइजिन व्यंग से मेरी से पूछता है कि क्या अगर वो इस मॉन्स्टर को हरा दे तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्टिवेट हो जाएगी। मेरी आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, बिल्कुल होगी। ताइजिन को उस पर भरोसा करने में हिचक होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने गिल्ड में कितने साल सिर्फ एक पोर्टर बनकर बिताए, जहां उसकी मेहनत का कभी कोई असर नहीं पड़ा। अब उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर वो तय करता है कि वो मेरी की बात मान लेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वो मेरी से कहता है कि वो उसका रिक्वेस्ट स्वीकार करता है और फिर पूरी रफ्तार से मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है। सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी चेतावनियों को अनदेखा कर देता है। मॉन्स्टर के करीब पहुंचते ही वो एसिड की सीधी मार झेलता है और अपने हाथ से खुद को बचाता है। दर्द के बावजूद उसका गुस्सा उसे और ताकत देता है। वो मॉन्स्टर को लात मारता है, जिससे उसका एसिड वाला फूल चकनाचूर हो जाता है। अचानक उसकी सिस्टम विंडो पर कई नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड स्किल पूरी हो गई है और बोल्ड ट्रायल नाम की सी रैंक स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। साथ ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ भी शुरू हो गई है। ताइजिन दंग रह जाता है ये देखकर कि सिर्फ एक बार के बाद ही इतनी सारी पावर्स खुल गईं। वो नोटिफिकेशंस देखते हुए अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। हर एक में उसकी स्टैट्स और लेवल में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखती है। मेरी एक्साइटमेंट से हंसते हुए पूछती है कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ का इस्तेमाल कैसा लग रहा है। ताइजिन दीवानों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि ये स्किल तो अनबिलीवेबल है। मेरी उसे थोड़ा शांत करती है और कहती है कि अभी जश्न मत मनाओ, क्योंकि एक्सप्लोसिव ग्रोथ की असली ताकत तो अब दिखनी शुरू हुई है। वो उसे मोटिवेट करती है कि जितने मॉन्स्टर्स दिखे सबको खत्म कर दो।
ताइजिन उत्साह से भरकर बाकी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। वो अपनी नई एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हर एक टॉक्सिक फ्लावर को तबाह कर देता है जो उस मेन क्रीचर से जुड़ा होता है। हर बार जब वो कोई मॉन्स्टर मारता है, सिस्टम विंडो फिर से नोटिफिकेशंस दिखाती है कि उसकी एबिलिटीज और लेवल तेजी से बढ़ रहे हैं। हर किल के साथ वो खुद को जैकपॉट जीतने जैसा महसूस करता है। उसका जोश और ताकत हर वार के साथ दोगुनी होती जाती है। आखिरकार वो उस मॉन्स्टर के कोर बॉडी तक पहुंच जाता है और हवा में छलांग लगाकर जोरदार वार करता है। इस एक वार से मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। कुछ पल बाद गिल्ड की टीम वहां पहुंचती है जिसमें यंग जिन भी होता है। वो देखकर दंग रह जाता है कि मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका है, जबकि सप्रेशन टीम स्टैंड बाय पर थी। यंग जिन झुंझलाकर कहता है कि वो सारा मजा मिस कर गए। दूसरे हंटर्स पूछते हैं कि क्या ये वही ताइजिन है जिस पर वो हंसते थे। यंग जिन व्यंग से मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, वही नाकाम इंसान बैटलफील्ड पर क्या कर रहा है। ताइजिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है जिसमें थोड़ा सा मैडनेस झलकता है। यंग जिन ताने मारते हुए पूछता है कि क्या ताइजिन ने कुछ सस्पिशियस खा लिया है। वो करीब जाकर उसे प्रोवोक करता है और कहता है कि उसे अपनी औकात याद रखनी चाहिए और अब यहाँ से चला जाना चाहिए। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो कभी एक रिस्पेक्टेबल हंटर के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। ताइजिन उसे देखकर हैरान होता है कि वो और बाकी हंटर्स यहाँ कैसे आ गए, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। अब उसके पास ताकत है और उसके दिल में बदला लेने की आग जल रही है। वो मन ही मन सोचता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर बीच में आ जाता है। वो ताइजिन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर वो टाइमली इंटरवेंशन ना करता तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। इस मौके को समझते हुए ताइजिन विनम्रता से जवाब देता है कि उसने कुछ खास नहीं किया, बस एक हंटर की तरह अपना फर्ज निभाया। यंग जिन और बाकी हंटर्स ये सुनकर चुप रह जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जलन साफ झलकती है। ताइजिन को देखकर बाकी हंटर्स उसे गंदी नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस दिखावा कर रहा है कि वो विनम्र है। सिक्योरिटी ऑफिसर फिर से उसके पास आता है और कहता है कि जिस तरीके से उसने उन टॉक्सिक फ्लावर्स को हैंडल किया वो बहुत ही शानदार था और ऐसा तरीका उसने पहले कभी नहीं देखा था। यंग जिन बीच में बोलता है और हंसते हुए पूछता है कि ताइजिन सच में कहना चाहता है कि उसने ये सब अकेले किया। सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने सब कुछ किया। क्या तुम्हें इस पर कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर बाकी हंटर्स हैरान रह जाते हैं। ताइजिन धीरे से यंग जिन के पास जाता है और कहता है कि सिक्योरिटी वालों को परेशान मत करो, चलो कहीं और जाके बात करते हैं ताकि वो सब कुछ साफ साफ बता सके। वो उन्हें पास की एक पुरानी छोड़ी हुई बिल्डिंग में ले जाता है। वहां पहुंचते ही यंग जिन गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि अब सीधा जवाब दो, एक डी रैंक का हंटर ऐसा काम कैसे कर सकता है? बिना कोई घुमा फिरा कर जवाब दो। ताइजिन को याद आता है कि सिस्टम विंडो ने उसे एक मिशन दिया था कि इन बदतमीज हंटर्स को सबक सिखाओ और इनाम में A- रैंक की स्किल मिलेगी। ये सोचकर उसे लगता है कि ये सही मौका है अपनी इज्जत वापस पाने का और ताकत बढ़ाने का। वो घुटनों के बल बैठता है और कहता है, माफ करना, लेकिन अब मुझे अपना दूसरा रूप दिखाना होगा और तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना होगा। हंटर्स उसे देखकर सोचते हैं कि वो पागल हो गया है, लेकिन ताइजिन शांति से बोलता है कि वो समझता है ये सब देखकर वो लोग हैरान होंगे। वो कहता है कि वो नया है इस हंटर वर्ल्ड में और मीठी बातें करना नहीं जानता, लेकिन पूछता है कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है अगर वो उन्हें थोड़ी री एजुकेशन दे दे। एक हंटर मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? वो सिर उठाकर कामली कहता है, हाँ मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ और तुम इसे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, ताइजिन एक पावरफुल पंच मारता है और हंटर जमीन पर गिर जाता है। बाकी हंटर्स शॉक में उसे देखते हैं, ये सोचते हुए कि ये सच में हुआ या वो ड्रीम देख रहे हैं। ताइजिन हंसते हुए कहता है, चलो अब एक एक करके आगे आओ और अपने पनिशमेंट लो, देखो कौन मेरी फोरहेड टैप भी सह सकता है। वो यंग जिन की तरफ देखकर कहता है कि एक टैप अभी तुम्हारे लिए बचा है। ये सुनकर सब हंटर्स गुस्से में आ जाते हैं। एक और हंटर आगे आता है, लेकिन ताइजिन उसे भी जोर से हिट करता है जिससे उसका नोज ब्लीड होने लगता है। धीरे धीरे ताइजिन हर एक को मारता है और सबको रिस्पेक्ट का लेसन सिखाता है। यंग जिन हैरान खड़ा रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथियों जैसे स्किल्ड हंटर्स को ताइजिन ने इतनी आसानी से हरा दिया। अब वहां सिर्फ ताइजिन खड़ा है और बाकी सब जमीन पर पड़े हैं। ताइजिन ठंडी आवाज में यंग जिन से पूछता है, अब भी लगता है कि जो हुआ वो मजाक था? ताइजिन ठंडी आवाज में यंग जिन से कहता है कि शायद बाकी लोगों को वो छोड़ दे, लेकिन उसके लिए कोई चांस नहीं है कि वो बिना चोट के बच पाए। अपनी उंगलियों की हड्डियां क्रैक करते हुए ताइजिन कहता है, तैयार रहो अब जो आने वाला है उसके लिए। यंग जिन गुस्से में ताइजिन को देखकर कहता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो, लगता है तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और हवा में तेज आइस ब्लेड्स बना लेता है। हंसते हुए कहता है कि ताइजिन शायद थोड़ी फिजिकल स्किल सीख गया है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना बेवकूफी है। वो कहता है कि अब वो लड़ाई खत्म करेगा। ताइजिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसने आइस मिसाइल्स बनाना कब सीख लिया। तभी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है मिशन कंप्लीट का और ताइजिन के अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। वो नई स्किल ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी एनर्जी गैदर करता है और एक विशाल फायर बॉल बनाता है जो उसकी नई A- रैंक स्किल होती है। उस फायर बॉल की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि यंग जिन के आइस ब्लेड्स और मिसाइल्स पिघल जाते हैं। यंग जिन शॉक में रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। ताइजिन मुस्कुराकर पूछता है कि उसकी नई स्किल कैसी लगी और मजाक में कहता है कि जरा संभल कर रहो वरना सच में मर जाओगे। फायरबॉल की हीट और भी बढ़ती जाती है, उसकी एनर्जी पूरे एरिया में फैलने लगती है। यंग जिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि वो गर्मी सह नहीं पाता। ताकत इतनी बढ़ जाती है कि पूरा जगह ब्लास्ट होने जैसा लगने लगता है। यंग जिन जमीन पर गिर जाता है, उसका शरीर जल चुका होता है और वो शॉक में सांस लेता हुआ बस ताइजिन को देखता रह जाता है। ताइजिन उसके पास जाता है और मॉक करते हुए कहता है कि तुमने खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली, और डिसअपॉइंटमेंट से कहता है कि डरना ठीक था लेकिन इतनी कमजोरी दिखाना शर्म की बात है। वो उसके ऊपर झुककर वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर किसी गिल्ड मेंबर को परेशान किया तो उसके बुरे नतीजे होंगे। कांपते हुए यंग जिन कहता है कि वो
दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। टाइजन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि शायद एक और टैप फोरहेड पर देना पड़े ताकि ये बात हमेशा याद रहे। कुछ दिन बाद टाइजन बेहोश होकर गिर पड़ता है क्योंकि लड़ाई में उसने बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल की थी। वो पूरे 3 दिन तक अनकॉन्शियस रहता है। मीरी उसे जगाने की कोशिश करती रहती है लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार टाइजन जागता है और मीरी की आवाज सुनकर झुंझलाकर कहता है कि जरा धीरे बोलो, सिर दर्द से फट रहा है। मीरी खुश होकर कहती है कि आखिर वो जाग गया और पूछती है कि कैसा महसूस कर रहा है। टाइजन मानता है कि उसने अपनी हद से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल की और बॉडी की लिमिट क्रॉस कर दी। एक्साइटमेंट में वो नई ताकत को टेस्ट करना चाहता था लेकिन अब समझ गया कि उसे माना लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। मीरी सिर हिलाकर कहती है कि उसकी ग्रोथ रेट पहले ही बहुत तेज है, उसे इतना खुद को जोर डालने की जरूरत नहीं। टाइजन समझाता है कि उसकी बाकी स्टैट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं लेकिन माना लेवल वहीं का वहीं है और अगर उसने मॉन्स्टर्स को ऐसे ही हंट किया तो वो बार बार बेहोश होता रहेगा क्योंकि फायरबॉल स्किल को डबल माना की जरूरत पड़ती है। मीरी उसकी बात समझती है और पूछती है कि क्या उसे कोई तरीका पता है माना बढ़ाने का। टाइजन मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, उसे पता है बिल्कुल सही जगह कहां पर है। तभी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास रिकवरी के लिए 8 घंटे और आधा बचा है। टाइम खत्म होते ही टाइजन और मीरी दोनों ट्रेनिंग टावर की ओर निकलते हैं। रास्ते में मीरी पूछती है ये टावर क्या है। टाइजन बताता है कि इसका नाम ट्रेनिंग टावर है और ये वो जगह है जहां कोई भी जल्दी से अपना माना लेवल बढ़ा सकता है। ये बिगनर्स के लिए भी बहुत पॉपुलर डंजन है। मेरी सोच में पड़ जाती है कि क्या ये जगह वाकई उतनी आसान है जितनी दिखती है। मेरी थोड़ा हैरान होकर पूछती है कि अगर ये जगह इतनी फेमस है तो यहाँ और कोई क्यों नहीं है। टाइजन बताता है कि कई साल पहले ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन थी लेकिन अब उसे नहीं पता कि इसे बंद क्यों कर दिया गया है। तभी उन्हें पास में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो बहुत साधारण और दयालु लगता है। पर टाइजन हैरान हो जाता है जब वो आदमी उसे पोते कहकर पुकारता है और पूछता है कि उसकी टांग अब ठीक है या नहीं। टाइजन और मेरी एक दूसरे को बेकर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। टाइजन जल्दी से कहता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है लेकिन बुजुर्ग आदमी सुन नहीं पाता और पूछता है कि क्या उसे फास्ट फूड चाहिए। फिर वो समझाने लगता है कि फास्ट फूड सेहत के लिए बुरा होता है। टाइजन परेशान होकर जोर से कहता है कि वो खाने के लिए नहीं आया है, ट्रेनिंग के लिए आया है। आखिर वो बुजुर्ग समझ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि जो लोग टावर में आते हैं उन्हें उसके ट्रायल से गुजरना पड़ता है। वो हंसता है और दोनों को टावर के अंदर चलने को कहता है। मेरी को थोड़ा डर महसूस होता है लेकिन टाइजन उसे भरोसा दिलाता है कि वो पूरी तरह तैयार है। अंदर पहुंचकर उन्हें एक और एनर्जी की बैरियर दिखाई देती है जो अगले लेवल का पोर्टल होता है। बुजुर्ग आदमी टावर के सिस्टम के बारे में बताने लगता है लेकिन टाइजन बीच में ही बोल देता है कि टावर में कुल 10 लेवल्स होते हैं और पहले लेवल में 10 गॉब्लिन्स को हराना पड़ता है। बुजुर्ग हंसता है और टाइजन की बात की पुष्टि करता है। ये सुनकर मेरी दंग रह जाती है और पूछती है कि टाइजन को इतना सब कैसे पता है। टाइजन गर्व से कहता है कि वो कभी ट्रेनिंग डंजन में नहीं गया लेकिन उसने यूट्यूब पर टावर से जुड़ी सारी जानकारी देखी है, स्ट्रैटेजी सीखी है और हर डिटेल एनालाइज की है। वो कहता है कि पहला लेवल तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। मेरी मुस्कुराकर कहती है कि वो हमेशा की तरह शानदार करेगा। बुजुर्ग आदमी सुन नहीं पाता और पूछता है कि टाइजन ने क्या कहा। टाइजन हंसते हुए बोलता है कुछ नहीं, बस अपने आप से बात कर रहा था। तभी पोर्टल खुलता है और वो दोनों एक बड़े हरे मैदान में पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग आदमी जमीन पर अपनी छड़ी से वार करता है और कहता है कि यह पहला चैलेंज शुरू हो गया है। उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है और वो थका हुआ दिखता है। टाइजन और मेरी सोचते हैं कि 10 गॉब्लिन्स को हराना बहुत आसान होगा लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से गॉब्लिन्स की जगह एक बड़ी ग्रुप ऑफ ऑर्क्स निकलती है। टाइजन शॉक में पूछता है कि गॉब्लिन्स की जगह इतने बड़े ऑर्क्स कैसे आ गए। बुजुर्ग कुछ समझ नहीं पाता और अपने आप बड़बड़ाता है कि उसे किमची और स्टेक खाना है। ये सुनकर टाइजन चिढ़कर कहता है कि ये बूढ़ा तो पूरा बेवकूफ है। तभी ऑर्क्स हमला शुरू कर देते हैं। मेरी डरकर पूछती है कि अब क्या करेंगे। टाइजन जल्दी से स्थिति समझता है और अपनी फायरबॉल स्किल एक्टिवेट कर देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे जो भी मॉन्स्टर हो वो सबको हराएगा। उसकी फायरबॉल से निकलती गर्मी में ऑक्स जलने लगते हैं। टाइजन के अंदर जीत की खुशी भर जाती है। वो देखता है कि उसके जलते दुश्मन गिर रहे हैं लेकिन तभी मेरी चिल्लाती है कि पीछे से एक और ऑर्क आ रहा है। टाइजन मुश्किल से अपना बचाव करता है क्योंकि उस ऑर्क को आग से कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो तय करता है कि अब अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ आजमाएगा। वो तेजी से मुक्के और किक मारता है और आखिरकार ऑर्क को गिरा देता है। तभी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि ट्रेनिंग टावर का पहला लेवल क्लियर हो गया है। उसकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ और एक्सपीरियंस पॉइंट्स दोनों बढ़ गए हैं। बुजुर्ग आदमी टाइजन के पास आता है और कहता है कि उसने पहला लेवल बहुत तेजी से पूरा किया। ये देखकर वो बहुत खुश है लेकिन टाइजन गुस्से में कहता है कि ये लेवल जितना दिखता है उतना आसान नहीं था। बुजुर्ग मुस्कुराकर उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है चलो अगले स्टेज की ओर अब बढ़ते हैं। टाइजन अंदर ही अंदर झुंझला उठा है। उसे लगता है कि ये बूढ़ा अब उसे और ज्यादा परेशान करेगा। आगे के लेवल्स में टाइजन को एहसास होता है कि टावर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। हर लेवल के मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर निकलते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है और मेंटल चैलेंजेस इतने मुश्किल होते हैं कि उसका दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि इतने कम लोग इस टावर में क्यों आते हैं। जैसे जैसे टाइजन आगे बढ़ता गया उसे समझ आया कि बाकी लोग इस टावर से दूर क्यों रहते हैं। अब ये किसी ट्रेनिंग ग्राउंड से ज्यादा एक इम्पॉसिबल एडवेंचर बन चुका था। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स बढ़ते जा रहे थे। टाइजन को लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। डर के मारे उसने हेल्प के लिए चिल्लाया कि कोई उसे इस नाइटमेयर से बाहर निकाले। आखिरकार टाइजन फाइनल स्टेज तक पहुंच गया जहां उसका सामना हुआ डंजन बॉस सेर्बेरस से, जो एक एस रैंक मॉन्स्टर था और उसकी डिफिकल्टी लेवल थी 90। टाइजन को पूरी तरह होपलेस महसूस हुआ। उसने सोचा ये तो किसी ऑर्डिनरी डॉग जैसा होगा लेकिन उसके सामने था एक विशाल बीस्ट जिसे वो अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हरा सकता था। टाइजन ने मेरी की तरफ देखकर कहा शायद हमें रिवॉर्ड छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस क्रिएचर को हराना नामुमकिन है। तभी सिस्टम विंडो पर एक स्पेशल मिशन का नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि टावर में चल रहे केओस की वजह ओल्ड मैन की माना इम्बैलेंस है। टाइजन को समझ आ गया कि पूरा ट्रेनिंग टावर उसी बूढ़े आदमी की माना पर चल रहा था और उसके कंट्रोल खोने की वजह से मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल हो गए हैं। अब टाइजन ने सोचा अगर वो ओल्ड मैन की माना बैलेंस कर दे तो शायद टावर कंप्लीट हो सकता है। मेरी ने पूछा क्या उसके पास कोई आइडिया है। टाइजन ने कहा प्लान तो है लेकिन गारंटी नहीं। रशिंग होकर टाइजन उस बूढ़े आदमी के पास गया।
उसे याद आया कि पावरफुल सॉर्सरर्स अगर अपनी माना पर कंट्रोल खो दे तो उनका माइंड भी अनस्टेबल हो जाता है, यानी उनके माना पाथवेज दिमाग में टैंगल्ड हो जाते हैं। ताइजिन ने बूढ़े आदमी के पीछे खड़े होकर उसके सिर पर हाथ रखे। मेरी हैरानी और चिंता से देखती रही। ताइजिन ने एक हाथ से धीरे धीरे ओल्ड मैन के सिर की मसाज करनी शुरू की, जिससे बूढ़े आदमी को रिलैक्स महसूस हुआ। वो ताइजिन से कहने लगा, यहाँ दबाओ, वहां दबाओ। लेकिन ताइजिन जानता था वो कोई ऑर्डिनरी मसाज नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली उसके टैंगल्ड माना पाथवेज को सीधा कर रहा था ताकि एनर्जी फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाए। तभी पास में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। सेरबेरस ने फ्लेम फेंकी, लावा धीरे धीरे करीब आ रहा था। मेरी ने ताइजिन को वार्न किया कि सिचुएशन बहुत डेंजरस हो रही है। ताइजिन ने भगवान से प्रार्थना की कि उसका तरीका काम करे, और उसी वक्त एक बड़ा बदलाव हुआ। ओल्ड मैन ने अचानक अपनी एनर्जी वापस पा ली। उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगा और वो ताइजिन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ताइजिन डिसबिलीफ में पूछ बैठा, आप असल में हैं कौन? ओल्ड मैन मुस्कुराया और बोला, उसे ऐसी एनर्जी महसूस हुए बहुत साल बीत गए। उसने अपनी पावर से डंजन बॉस को एक ही ब्लो में खत्म कर दिया। ताइजिन और मेरी शॉक में खड़े रहे। सिस्टम विंडो ने अनाउंस किया, स्पेशल मिशन कंप्लीट हो गया है और यूजर को हिडन रिवॉर्ड मिलेगा। फिर ओल्ड मैन ने ताइजिन से कहा वो उसे कोई भी विश दे सकता है। ताइजिन थोड़ा शर्माते हुए बोला कि उसकी माना कैपेसिटी बहुत कम है, अगर वो इसे बढ़ा दे तो बहुत मदद होगी। ओल्ड मैन एक्साइटेड होकर बोला, ये तो सिंपल रिक्वेस्ट है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, और फिर उसने मैजिकल टेक्निक यूज की और एक पावर स्टांस में खड़ा हो गया। इनमें ओल्ड मैन ताइजिन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। ताइजिन के पूरे शरीर में एनर्जी का जबरदस्त फ्लो शुरू हो जाता है। उसकी माइंड में एक तेज आग सी जलने लगती है क्योंकि उसकी माना कैपेसिटी अचानक बहुत बढ़ जाती है। दर्द के बावजूद ताइजिन मुस्कुराते हुए कहता है कि इस पंच से तो उसकी जान ही निकल गई थी। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि उसकी असली प्रॉब्लम माना की कमी नहीं है। ताइजिन हैरान होकर पूछता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड मैन समझाता है कि असली इश्यूज के फायरबॉल स्किल में है। ये स्किल बहुत ज्यादा माना खा जाती है। ताइजिन जो वर्जन यूज कर रहा था वो बेसिक वर्जन नहीं बल्कि एक एनहांस्ड वर्जन था जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन माना का इस्तेमाल बहुत इनएफिशिएंट तरीके से करता है, यानी एनर्जी खर्च ज्यादा और फायदा बहुत कम। ओल्ड मैन कॉन्फिडेंट होकर ताइजिन से कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो उसे ये फायरबॉल स्किल पूरी तरह से रीबिल्ड करना सिखाएगा। कुछ दिन के ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद ताइजिन अपने नए रिफाइंड फायरबॉल पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। बाद में वो मेरी के साथ लेजेंड गिल्ड पहुंचता है, जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। एंट्रेंस पर उसे मिलती है ली सुन्ना, जो एक ए रैंक हंटर है। वो ताइजिन को देख के मुस्कुराती है और उसे पास आने का इशारा करती है। ताइजिन भी उसका ग्रीटिंग रिटर्न करता है। मेरी थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है कि ये सुन्ना कौन है और क्या ताइजिन उसे जानता है। ताइजिन बताता है कि सुन्ना उसकी पुरानी फ्रेंड है जो अवेकनिंग सेंटर में हंटर ट्रेनिंग के दौरान साथ थी। मेरी हंस के बोलती है कि उसे नहीं लगा था कि उसके कोई फ्रेंड्स भी होंगे। ताइजिन नाराज होकर कहता है कि वो इतना पैथेटिक नहीं है। फिर मेरी पूछती है कि उसने सुन्ना को यहाँ क्यों बुलाया। ताइजिन बताता है कि वो अपने नए फायरबॉल स्किल को टेस्ट करने आया है जो उसे टावर वाले ओल्ड मैन ने सिखाया था, और लेजेंड गिल्ड इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कंट्री का सबसे बड़ा सेफ ट्रेनिंग फैसिलिटी है। वो कहता है कि पुराना फायर बॉल ही किसी बिल्डिंग को उड़ा सकता था, तो नया वाला और भी पावरफुल है, इसलिए उसे सेफ जगह चाहिए। मेरी मजाक में कहती है कि उसके तो कनेक्शन भी बहुत निकल है। सुनना ये सुन लेती है और पूछती है उसने क्या कहा। ताइजिन जल्दी से कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। तीनों एलिवेटर से ट्रेनिंग अरीना की तरफ जाते हैं। सुनना रास्ते में बोलती है कि बहुत समय हो गया उनसे मिले और पूछती है वो कैसे हैं। ताइजिन कहता है कि वो बस अपनी हंटर ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन सुनना पास आके बोलती है कि वो कसम खाकर कहे क्योंकि उसे लगता है ताइजिन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अब एक अलग कॉन्फिडेंस है, जबकि पहले वो हमेशा हेल्प मांगने वाला लगता था। फिर सुनना टॉपिक बदलते हुए कहती है कि उसे सरप्राइज हुआ क्योंकि किसी और ने भी आज के दिन ट्रेनिंग अरीना यूज करने की रिक्वेस्ट की थी। ताइजिन पूछता है क्या कोई और भी ट्रेनिंग करेगा। सुनना मुस्कुराती है और कहती है कि वो देखकर ही जानेगा। जैसे ही डोर्स खुलते हैं ताइजिन शॉक में रह जाता है। उसके सामने खड़ा था चॉय जिनहुक, जो पिसियन गिल्ड का ए रैंक हंटेंट था। दोनों की आंखों में हॉस्टिलिटी साफ झलक रही थी। सुनना पूछती है कि टेंशन क्यों है, क्योंकि पिछली बार दोनों 1 साल पहले मिले थे, लेकिन दोनों कुछ नहीं कहते। सुनना समझाने लगती है कि अरीना दरअसल एक वर्चुअल स्पेस है जो ट्रेनी की अपनी माना से बनता है, और मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ भी उसी माना के अमाउंट पर डिपेंड करती है। वो डेमोन्स्ट्रेशन देती है अपने हाथों में माना गैदर करके और कॉन्सेंट्रेट करके एक छोटा सा फेरल रैबिट समन करती है। वो हंसते हुए कहती है कि देखो कितना क्यूट मॉन्स्टर है, लेकिन ताइजिन को वो बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। सुनना पूछती है क्या सब समझ में आ गया। फिर वो ड्रिंक्स लेने चली जाती है, लीविंग बोथ ऑफ देम अलोन। जैसे ही वो जाती है अरीना में सन्नाटा छा जाता है। ताइजिन और चॉय दोनों की कोल्ड वाइब साफ दिख रही थी। ताइजिन डिसाइड करता है कि वो सिस्टम को ट्राई करेगा और अपनी माना से एक मॉन्स्टर समन करता है। कुछ ही सेकंड में एक बड़ा पावरफुल ओर प्रकट होता है। ताइजिन वार्म अप करते हुए रैपिड पंचेस और किक्स मारता है और आखिर में एक जोरदार हिट से उस ओर को गिरा देता है। ताइजिन मुस्कुराते हुए कहता है कि इस तरह की फाइट अब उसे मजा देने लगी है। ताइजिन ने उस और को हराकर मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बस वार्म अप था। तभी दूर से चॉय ने उसे गंभीर आवाज में पुकारा। उसने पूछा क्या वही इन सब का जिम्मेदार है। ताइजिन थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ा। तभी चॉय ने गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने ताइजिन पर इल्जाम लगाया कि वो इनोसेंट बनने का नाटक बंद करे और मान ले कि वही है जिसने नए गिल्ड रिक्रूट्स पर हमला किया था। ताइजिन कुछ नहीं बोला और चॉय को बोलने दिया। चॉय ने कहा कि पहले उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब ताइजिन की बढ़ी हुई ताकत देखकर उसे यकीन हो गया है कि वही दोषी है। वो ताइजिन के पास आया और गुस्से में पूछा कि उसने कौन सा नया स्किल जागृत किया है और ताकत मिलने के बाद उसने अपने ही गिल्ड के मेंबर्स यानी अपने साथियों को कैसे चोट पहुंचाई। ताइजिन को याद आया कि चॉय कभी उसका अच्छा दोस्त था जब वे दोनों हंटर ट्रेनिंग सेंटर में स्टूडेंट्स थे, लेकिन जब से चॉय पिचॉन गिल्ड में गया और रैंक में ऊपर चढ़ा वो बदल गया। अब वो वही पुराना दोस्त नहीं रहा। ताइजिन ने प्रोवोकिंग अंदाज में जवाब दिया,
हाँ, मैंने ही रिक्रूट्स को मारा, तो अब क्या करेगा तू? चॉय उसके जवाब से शॉक में रह गया। टाइजिन बोला कि उसने उन्हें इसलिए सबक सिखाया क्योंकि उन्होंने पहले उस पर हमला किया था। उसने चॉय को याद दिलाया कि उसने खुद देखा था जब वो पिट रहा था, फिर भी कुछ नहीं किया, जबकि वो रोक सकता था। गुस्से में चॉय ने टाइजिन का गला पकड़ लिया और बोला, तू बहुत ज्यादा बोलता है। टाइजिन मजाक में हंसते हुए बोला कि उसे सांस नहीं मिल रही और उसे डिफेंड करना पड़ेगा। चॉय थोड़ा रुका, लेकिन तभी सुन्ना ड्रिंक्स लेकर वापस आई और दोनों को लड़ते देखकर चिल्लाई कि ये क्या हो रहा है। चॉय ने अपने शार्प स्पीयर टेक्निक से टाइजिन पर वार किया, लेकिन टाइजिन ने तेजी से डॉज किया। उसे लगा कि अब फाइट बहुत खतरनाक हो रही है। उसने कहा, चॉय बस अब काफी है, लेकिन चॉय ने कहा वो उसे भागने नहीं देगा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करे, टाइजिन ने उसे एक जोरदार किक मारा। चॉय पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। उसने माना कि टाइजिन सच में पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब उसे सीरियस होना पड़ेगा। टाइजिन ने उसे चढ़ाते हुए कहा कि उसे शुरू से ही सीरियस होना चाहिए था। गुस्से में चॉय ने अपना थंडर स्पीयर स्किल एक्टिवेट किया, जिससे बिजली की लहरें पूरे अरीना में फैल गई। सुन्ना ने डरकर चिल्लाया कि ये स्किल यहाँ यूज मत करो, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन टाइजिन मुस्कुराया और बोला उसे पता था चॉय यही मूव करेगा और अब वो भी पीछे नहीं हटेगा। टाइजिन ने ऑफेंसिव स्टांस लिया और सबको चौंकाते हुए अपने एनहांस्ड एस रैंक ब्लेजिंग फायरबॉल की तैयारी की, जिसे उसने ग्रेट सॉर्सरर से सीखा था। उसने अपनी सारी एनर्जी एक विशाल फायरबॉल में गैदर की और सीधा चॉय की तरफ फेंक दिया। चॉय डर के मारे फ्रीज हो गया, वो उसे रोक नहीं पाया। तभी किसी ने बीच में आकर अपनी तलवार से उस फायरबॉल को बीच से काट दिया। सभी शॉक्ड रह गए क्योंकि सामने खड़ा था चासू हन, जो लेजेंड गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट और एस रैंक हंटर था। उसने टाइजिन की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी फायरबॉल नहीं था। अगर ये किसी साथी पर लग जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। टाइजिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता था कि स्किल इतना खतरनाक निकलेगा, क्योंकि ये उसका पहला अनुभव था। चॉय को मजा आ रहा था, उसे लगा अब टाइजिन फंस गया है। लेकिन सबको चौंकाते हुए वाइस प्रेसिडेंट चासू हन टाइजिन के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला कि उसने उसकी ताकत और कंट्रोल देखकर इंप्रेस हुआ है। फिर उसने टाइजिन को लेजेंड गिल्ड में ज्वाइन करने का इनवाइट दिया। चॉय डिसबिलीफ में खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट और एक रेयर एस रैंक हंटर खुद टाइजिन को अपनी टीम में बुला रहा है। चा ने टाइजिन की तरफ देखकर कहा कि उसने उसकी जैसा प्रतिभाशाली हंटर कभी नहीं देखा। टाइजन अपनी पावर देखकर खुद भी थोड़ा इंप्रेस होता है और जब चॉय उसका फायरबॉल देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि टाइजन ने अपनी बेसिक स्किल्स को लिमिट तक पुश कर दिया है। चॉय मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसे टैलेंटेड हंटर को उनकी लेजेंड गिल्ड में जरूर शामिल होना चाहिए। वो टाइजन को एक ब्राइट स्माइल के साथ इनवाइट करता है। टाइजन कुछ देर के लिए सोचता है और समझता है कि अगर वो लेजेंड जैसी टॉप 4 गिल्ड्स में से एक के साथ जुड़ता है तो उसके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। फिर वो कहता है कि एक हंटर को हमेशा अपने लिमिट्स क्रॉस करते रहना चाहिए। चॉय पूछता है कि वो किस तरह का ट्रेनिंग करने की सोच रहा है। टाइजन जोश से बताता है कि उसने आज अपने एक कॉलीग के साथ कंपटीशन रखने का प्लान बनाया था ताकि वो अपनी एबिलिटीज टेस्ट कर सके। चॉय हैरान होकर बोलता है कि उसने कभी ऐसा कंपटीशन माना ही नहीं था। टाइजन कहता है कि आज की लड़ाई ने उसे ये एहसास कराया कि चॉय जिनुक उसके लिए एक माउंटेन की तरह है जिसे उसे पार करना होगा, इसलिए वो अभी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। पहले उसे इन माउंटेन्स को हराना होगा। चॉय गुस्से में बोलता है कि उनकी लड़ाई कोई कंपटीशन नहीं थी, बस एक छोटी सी बहस थी। लेकिन चा हंसते हुए कहता है कि कॉम्बैट स्पिरिट और ट्रेनिंग एक हंटर के लिए बहुत जरूरी होती है और उसे टाइजन की डिटर्मिनेशन पसंद आई। फिर वो टाइजन से उसका नाम और रैंक पूछता है। टाइजन जवाब देता है कि वो एक डी रैंक हंटर है। चा थोड़ा अफसोस जताता है और कहता है कि इतना टैलेंट डी रैंक पर रहना उसके लिए नुकसान की बात है। वो टाइजन से वादा करता है कि वो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। दिन के आखिर में चा उसे एक रिकमेंडेशन लेटर देता है ताकि वो 1 महीने बाद होने वाले बी रैंक क्वालिफिकेशन टेस्ट में हिस्सा ले सके। शुरू में टाइजन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर समझता है कि जितना ऊंचा एक हंटर का रैंक होगा उतने ही पावरफुल डंजन्स में वो जा सकेगा। ये मौका वो छोड़ नहीं सकता था। 1 महीने बाद टाइजन बी रैंक क्वालिफिकेशन टेस्ट की जगह पहुंचता है। वहां का माहौल देखकर वो हैरान हो जाता है, यहां तक कि हवा भी अलग लग रही थी। मेरी कहती है कि चा का रिकमेंडेशन दिखाता है कि वो टाइजन से कितना इंप्रेस हुआ था। टाइजन गर्व से कहता है कि टैलेंट अट्रैक्ट्स टैलेंट, इसलिए वो यहाँ है। मेरी पूछती है कि उसने लेजेंड गिल्ड का इनविटेशन क्यों ठुकराया। टाइजन थोड़ा लालच भरे अंदाज में बताता है कि उसने मना इसलिए किया क्योंकि गिल्ड्स हंटर्स को अपने मिशंस की कमाई का हिस्सा देना पड़ता है, जो उसे फायदेमंद नहीं लगता। वो कहता है कि गिल्ड्स हंटर्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं और अगर वो घायल हो जाएं तो उन्हें छोड़ देते हैं, इसलिए वो किसी गिल्ड के अंदर शामिल नहीं होगा। उसका असली मकसद है मनी कमाना। अचानक कोई उसे हेलो बोलता है। वो यॉन सैन होता है, जो जुनुक गिल्ड का एक सी रैंक हंटर है। सैन पूछता है कि क्या वो टेस्ट देने आया है। टाइजन मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। सैन जवाब देता है कि हाँ, उसके बारे में काफी रूमर्स हैं। वो ये भी बताता है कि उनकी गिल्ड भी उसे रिक्रूट करना चाहती है, खासकर जब उन्हें पता चला कि लेजेंड गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट खुद उसे लाना चाहते थे। ये सुनकर टाइजन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि शायद चा ने उसके बारे में ज्यादा बातें कर दी। तभी तीसरा शख्स आता है और कहता है कि वो देखने आया है कि इतना हंगामा किस बात का है। वो कहता है कि उसे कुछ खास नहीं दिख रहा, बस एक मिड टियर हंटर। फिर वो अपना नाम बताता है, कैंग जन, हैंग गिल्ड का सी रैंक हंटर। वो आत्मविश्वास से कहता है कि वो अपनी पीढ़ी का सबसे महान हंटर बनेगा। टाइजिन और सिरन दोनों उसकी बोस्टिंग देखकर हैरान होते हैं, लेकिन तभी माइक पर अनाउंसमेंट होती है, बी रैंक इवैल्यूएशन टेस्ट शुरू होने वाला है। जब टाइजिन सुनता है कि सुपरवाइजिंग हंटर है चॉय जिनुक, तो वो सन रह जाता है। चॉय स्टेज पर आता है और टेस्ट की डिटेल्स बताने लगता है। टेस्ट एक स्पेशली डिजाइन डंजन में होने वाला था, जहां 8 पार्टिसिपेंट्स को 4 पेयर्स में बांटा गया था। हर टीम को मिलकर उस डंजन को क्लियर करना था, जिसमें कुछ खास पॉइंट्स A, B, C और D मार्क किए गए थे। उन्हें उन सभी पॉइंट्स तक पहुंचना था। जो 2 टीमें सबसे पहले मीटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगी, उन्हें डंजन बॉस से लड़ने का मौका मिलेगा। चॉय ने यह भी बताया कि टेस्ट को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और पॉइंट्स रियल टाइम में अपडेट होते रहेंगे, ताकि सभी अपनी पीक परफॉर्मेंस मेंटेन रख सकें। फिर वो टीमों के नाम पुकारने लगता है। पहली टीम थी सिरेन और गयोन, दूसरी थी यांग और एरिम, तीसरी थी वाई और ह्योंग और चौथी थी हून और टाइजिन। टाइजिन अपने साथी हून से मिलता है और मुस्कुराकर कहता है कि चलो अच्छा रहेगा साथ काम करना। हून भी हल्की सी नर्वस स्माइल देता है और कहता है कि वो एक्साइटेड है उनके साथ मिशन पर जाने के लिए।
दोनों अपने गेट की तरफ बढ़ते हैं जबकि चॉय उन्हें तीखी निगाहों से देखता है। दरअसल उसने पहले से ही एक शातिर प्लान बना रखा था ताकि ताइजिन का टेस्ट मुश्किल बना सके। कुछ दिन पहले ही चॉय ने हेयॉन को पिशॉन गिल्ड में बुलाया था और उससे कहा था कि वो इस बी रैंक टेस्ट में हिस्सा ले। उसने खास तौर पर उसे कहा था कि वो ताइजिन का टेस्ट फेल करवाए। चॉय ने पाथ डी को बाकी पाथ से ज्यादा मुश्किल बना दिया था, उसमें कई ऑब्स्टिकल्स डाल दिए ताकि ताइजिन आसानी से पास ना हो सके। फिर उसने हेयॉन से उसकी बीमार मां के बारे में पूछा और एक छुपी धमकी दी कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो उसे इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। उसने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सब वैसा ही करेगा जैसा बताया गया है तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। टेस्ट शुरू होते ही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तभी एक बड़ा सर्पेंट उन पर हमला करता है, लेकिन ताइजिन उसे बड़ी आसानी से मार देता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन विंडो आती है जिसमें उसकी स्टैट इंक्रीज दिखती है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम मिलने पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। हून जो पीछे से देख रहा था वो दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वही ताइजिन जो कुछ हफ्ते पहले तक एक कमजोर हंटर था और कोई मॉन्स्टर नहीं मार पाता था, अब इतना ताकतवर कैसे हो गया। कुछ ही हफ्ते पहले दोनों गिल्ड पोर्टर्स के रूप में काम करते थे और सबसे कमजोर सदस्यों में गिने जाते थे। ताइजिन हमेशा हेयॉन की तारीफ करता था कि वो दुश्मनों के हमले अब्सॉर्ब करने में अच्छा है और उसे एनकरेज करता था कि एक दिन वो सक्सेसफुल हंटर बनेगा। उसने हमेशा हेयॉन को छोटे भाई की तरह ट्रीट किया था और उसे हिम्मत दी थी जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता था। अब वही हेयॉन मजबूर था ताइजिन का टेस्ट बिगाड़ने के लिए। उसके अंदर गिल्ट और डर दोनों थे, लेकिन उसे अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हेयॉन ताइजिन को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि एक एनर्जी बूस्टर है जो वो हमेशा मिशन पर लेकर आता है। वो उसे कहता है कि एक बॉटल अपने पास रख लो, जरूरत पड़ सकती है। ताइजिन खुशी से ड्रिंक स्वीकार कर लेता है और उसे पी लेता है। हेयॉन मनी मन सोचता है कि उसकी योजना काम कर रही है और जल्द ही पॉइजन असर दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन ड्रिंक खत्म करने की थोड़ी देर बाद ताइजिन बस हल्का पेट दर्द महसूस करता है और मजाक में पूछता है कि क्या डंजन में कोई रेस्टरूम है। हेयॉन हंसकर कहता है कि यहाँ कोई रेस्टरूम नहीं होता, जिससे ताइजिन अफसोस करता है कि काश वो टेस्ट से पहले चला गया होता। वो जल्दी से डंजन खत्म करने का निश्चय करता है, लेकिन हेयॉन के लिए शॉक की बात यह थी कि पॉइजन का ताइजिन पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें लिखा आता है पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल एक्टिवेटेड। इसका मतलब था कि ताइजिन पॉइजन के लिए इम्यून है। थोड़ी देर बाद दोनों एक स्टीप स्लोप तक पहुंचते हैं। ताइजिन नोटिस करता है कि रास्ता कुछ ब्लॉक सा लग रहा है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बार बार घूम रहे हैं। हेयॉन इसे मौका समझता है और ताइजिन को स्लोप से धक्का देने की कोशिश करता है ताकि वो नीचे गिर जाए, लेकिन किस्मत पलट जाती है और खुद हेयॉन नीचे गिर जाता है। ताइजिन फौरन उसका पैर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि वो खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था। हेयॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कबूल करता है कि उसने ताइजिन को गिराने की कोशिश की थी ताकि वो टेस्ट में फेल हो जाए। वो कहता है कि उसने ये सब अपनी मां के इलाज के लिए किया और जान जोखिम में डाल दी। ह्यून आंसू भरी आंखों से ताइजिन से कहता है कि वो उसे गिरने दे क्योंकि वो अपने सेल्फिश गेन के कारण जीने लायक नहीं है, लेकिन ताइजिन दृढ़ होकर उसका हाथ कसकर पकड़ता है और कहता है कि बेवकूफी की बातें मत करो, वो उसे बचाएगा। उसी समय ताइजिन के पेट में अचानक तेज दर्द उठता है। वो थोड़ा हैरान होता है और मजाक में कहता है कि शायद उस ड्रिंक का असर अब हुआ। जिज्ञासा में वो अपना लाइव स्ट्रीम खोलता है ये देखने के लिए कि कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन जब वो देखता है कि केवल 10 व्यूअर्स हैं तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत स्ट्रीम बंद कर देता है। अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे किनारे से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। किस्मत से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आती, बस हल्की खरोंचे और दर्द होता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वे खुद को दर्जनों सांपों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। चारों तरफ से फुफकारने की आवाजें आने लगती हैं और ताइजिन समझ जाता है कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। ब्रॉडकास्ट पर दिखाया जाता है कि टीम भी की हालत खराब है। दोनों थके हुए और परेशान नजर आ रहे हैं। उधर टीम 2 की एरिम सांपों की लाशें देखकर घबरा जाती है और डर के मारे भाग जाती है, अपने साथी को अकेला छोड़कर। इससे उनका टीम सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। टीम 3 में भी सहयोग की कमी दिखती है और वो भी लगभग डिस्क्वालिफिकेशन के कगार पर है। अब सिर्फ टीम 1 अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है। सिरेन कैमरे की ओर देखकर घोषणा करती है कि वो अब 1000 ईयर व्हाइट सर्पेंट से मुकाबला करने जा रही है। वो पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है, लेकिन तभी उसका साथी ज्ञान अचानक उस सर्पेंट पर हमला कर देता है। सिरेन गुस्से में उससे पूछती है कि वो इतना लापरवाह क्यों बना हुआ है और अकेले क्यों हमला कर रहा है। ज्ञान आत्मविश्वास से जवाब देता है कि वो इस मौके को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो गिल लीडर को इंप्रेस करना चाहता है। उसके लिए टेस्ट खुद को साबित करने का परफेक्ट मौका है। सिरेन उसके इस व्यवहार से चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उसे चमकने नहीं देगी। फिर वो अपनी फॉरेस्ट विंड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और पूरी ताकत से सर्पेंट पर हमला बोल देती है। उसे साबित करना था कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि इस टेस्ट की असली स्टार है। टीम 1 की प्रोग्रेस तेजी से बढ़ती जाती है और उनका लेवल लगातार ऊपर जाता रहता है। ये साफ दिखता है कि टॉप 4 गिल्ड्स के सदस्यों का स्किल लेवल कितना ऊंचा है। आखिरकार टीम 1 डंजन बॉस तक पहुंच जाती है। जैसे ही वे गेट से बाहर निकलते हैं उन्हें चॉय खड़ा मिलता है जो उन्हें बधाई देता है। जैसा कि उसने सोचा था वो अब उन्हें बॉस चेंबर में ले जाने की तैयारी करता है। सिरेन पूछती है कि ताइजिन की टीम का क्या हुआ क्योंकि उसने उनका कोई लाइव फीड नहीं देखा। चॉय मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वे पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं। ज्ञान हंसकर कहता है कि ताइजिन उस ध्यान के लायक कभी था ही नहीं। सिरेन निराश होकर कहती है कि उसे उम्मीद थी कि वो वाइस प्रेसिडेंट छा के रिकमेंडेशन वाले हंटर को लड़ते हुए देखेगी। चॉय उन्हें बॉस रूम की ओर ले जाता है, मन ही मन खुश होता हुआ कि ताइजिन शायद हार गया है। उसे ताइजिन की हार से ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब वाइस प्रेसिडेंट छा निराश होगा। लेकिन जैसे ही टीम 1 बॉस चेंबर में पहुंचती है सबके कदम थम जाते हैं। पूरा कमरा खून और टूटे हुए मॉन्स्टर कॉर्प्सेस से भरा होता है। सारे मॉन्स्टर्स पहले से मरे पड़े होते हैं। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया। इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को कोई इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। चॉय का चेहरा उतर जाता है। तभी दिखता है कि गुफा के अंदर से ताइजिन और ह्यून बाहर आते हैं। असल में ताइजिन ने ह्यून की खास अब्जॉर्प्शन एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। ह्यून के पास एक अनोखी स्किल थी
थी जो उसे आने वाले मैजिकल अटैक्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने, उसे रीशेप करने और फिर दुश्मन की ओर वापस भेजने की क्षमता देती थी। जितनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब होती थी उतना ही ताकतवर उसका काउंटर अटैक बनता था। ताइजिन ने इस एबिलिटी को अपनी फायरबॉल टेक्निक के साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर एक नई कॉम्बो स्किल बनाई, कोलैबोरेटिव हेल ट्रेन। इस स्किल की स्पीड और डैमेज दोनों ही अविश्वसनीय थे। योन गुफा में अद्भुत तेजी से आगे बढ़ता गया, लेकिन रास्ते के बीच में उसकी ताकत कम होने लगी। ताइजिन ने शांत स्वर में पूछा, अभी और फायरबॉल्स झेल सकता है ना? और योन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थके हुए ह्यून ने फिर भी टाइजिन को जवाब दिया कि वो अब भी लड़ सकता है, जिससे टाइजिन को थोड़ा सुकून मिला और उसने उसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके बॉस चेंबर तक पहुंचो। उधर बॉस रूम में चोई, सिरॉन और जैन अब भी शॉक में थे, क्योंकि प्लान के हिसाब से वहां एक इमोजी मॉन्स्टर होना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ अलग ही देखने को मिला। सामने एक लिच अपने थ्रोन पर बैठा था और वो मरा हुआ इमोजी वापस जिंदा कर देता है। सिरॉन और जैन हैरान होकर चोई से पूछते हैं कि ये लिच यहां कैसे आया। लिच उठकर खड़ा होता है और मरे हुए इमोजी को कमांड देता है कि वो अटैक करे। चोई सबको पीछे हटने को कहता है और खुद सामने आ जाता है। इमोजी बहुत तेजी से हमला करता है, लेकिन चोई किसी तरह बच जाता है। सिरॉन आईसी एरोस का इस्तेमाल करती है और जैन अपने राइजिंग ड्रैगन फिस्ट से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। तभी चोई चिल्लाता है कि पहले लिच को खत्म करो, क्योंकि वही इमोजी को कंट्रोल कर रहा है। चोई लिच की तरफ चार्ज करता है, लेकिन इमोजी उसे बीच में पकड़ लेता है और बहुत जोर से दबाने लगता है। चोई को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसे लगता है शायद यही उसका एंड है। तभी टाइजिन और ह्यून की कंबाइंड अटैक से इमोजी जमीन पर गिर जाता है। ह्यून मुस्कुराते हुए कहता है कि वे सही वक्त पर पहुंच गए, जबकि चोई शॉक में उन्हें देखकर थैंकफुल महसूस करता है। लेकिन अचानक चोई चिल्लाता है कि इमोजी फिर से पीछे से आ रहा है और टाइजिन और ह्यून किसी तरह उससे बचते हैं। टाइजिन चोई से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि लिच और इमोजी एक साथ होना बी रैंक टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा है। चोई सोचता है शायद किसी ने जानबूझकर डंजन सेटिंग्स को मैनिपुलेट किया है ताकि कोई स्टूडेंट पास ना हो सके या कुछ गिल्ड्स को फायदा हो। टाइजिन कहता है कि वो समझ गया है, लेकिन फिलहाल उन्हें लिच को हराने पर फोकस करना चाहिए। चोई मान जाता है और कहता है कि उसे टाइजिन के साथ काम करना पसंद नहीं, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। टाइजिन भी कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है, ये बस एक टेम्पररी अलायंस है। दोनों अपनी फुल पावर निकालते हैं और टाइजिन पूछता है कि ह्यून अब भी फायरबॉल एब्जॉर्ब कर सकता है क्या। थका हुआ ह्यून धीरे से हाँ में जवाब देता है। तभी इमोजी अपने मुंह में जहर इकट्ठा करता है और उन पर फेंकता है। चोई चिल्लाता है कि टाइजिन सावधान रहे। टाइजिन फायरबॉल तैयार करता है और कहता है कि वो ध्यान रख रहा है। सिर्फ 20% पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जहरीले हमले को न्यूट्रलाइज कर देता है और इमोजी पर सीधा वार करता है। उसी वक्त चोई अपनी स्पीयर टेक्निक एक्टिवेट करता है और कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। वो बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और बिजली और टाइजिन के फायरबॉल की लपटों के बीच स्पीयर से जोरदार वार करता है, जिससे इमोजी गिरकर मर जाता है। सिरॉन चिल्लाती है कि ये परफेक्ट मौका है लिच पर अटैक करने का। जैन, जो खुद को बेस्ट फाइटर समझता है, कहता है कि वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा और लिच पर जोरदार पंच मारता है, जिससे लिच कमजोर पड़ जाता है। टाइजिन मुस्कुराकर ह्यून से कहता है कि एक और फायरबॉल एब्जॉर्ब करो, हम बेस्ट टीम है और जब तक हम साथ हैं हम हार नहीं सकते। थका हुआ ह्यून से हिलाता है और आखिरी बार एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो आगे बढ़कर लिच पर हमला करता है, जिससे लिच को भारी चोट लगती है। चोई को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन सभी लोग शॉक में रह गए जब उन्होंने देखा कि लिच अब भी जिंदा है। उनका पावरफुल अटैक भी उसे खत्म नहीं कर पाया था, बल्कि उससे लिच और ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने जमीन से जादुई स्पाइक्स निकाल दिए, जिससे पूरी टीम को गंभीर चोटें लगी। टाइजिन सोच में पड़ गया कि चाहे लिच कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो पूरी तरह इनविंसिबल नहीं हो सकता। उसे लगा जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, शायद उनके पास लिच के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं है। तभी मिरी फिर से प्रकट होती है और टाइजिन को याद दिलाती है कि वो अब भी एक्टिव है। वो बताती है कि उसे ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब वो रेडी है और वो अपने मैप हैकिंग की से मदद करेगी। टाइजिन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये मैप हैकिंग क्या है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो खुलती है और लोडिंग शुरू होती है। टाइजिन हैरानी से देखता है जब प्रोसेस पूरा होता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन मैप अब नए डेटा के हिसाब से रीबिल्ड किया जाएगा। अचानक जमीन पर एक नेविगेशन ग्रिड दिखाई देने लगती है और सिस्टम कहता है कि ग्रीन नेविगेशन एक्टिवेटेड। टाइजिन को समझ नहीं आता ये क्या है, तो मिरी बताती है कि इस फीचर से उसे डंजन की बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे मॉन्स्टर्स की एनर्जी पाथ्स, हिडन रूट्स और रिवॉर्ड्स की लोकेशन तक। वो आगे बताती है कि इस फीचर से टाइजिन बहुत कुछ सीख सकता है और उसने और भी कई यूजफुल एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं, जिन्हें टाइजिन वाइजली यूज करे। टाइजिन नेविगेशन डेटा को एनालाइज करने लगता है और हैरान होकर कहता है कि ये तो सिर्फ मैप हैक नहीं, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा सिस्टम है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा पावरफुल फीचर सच में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वो और डिटेल देखता है, टाइजिन को पता चलता है कि चॉय सही था। असली बॉस दरअसल बी क्लास इमोजी था। तो फिर ये लिच यहाँ कैसे आया? तभी लिच जोर से हंसता है और सिस्टम अपने आप ग्रीन ट्रांसलेशन मोड में चला जाता है, जिससे टाइजिन को उसकी बात समझ आती है। लिच कहता है, अतोस इज मोस्ट प्लीज्ड। टाइजिन स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसे ये नाम सुनकर अजीब सी फीलिंग आती है। वो मिरी से पूछता है कि क्या उसे पता है ये क्या हो रहा है, तो मिरी कहती है कि शायद ये सिस्टम एरर है, क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट लग रहा है। लेकिन टाइजिन को शक होता है कि ट्रांसलेटर ठीक से काम कर रहा है और लिच के शब्दों में सच्चाई है। लिच फिर से हंसता है और कहता है कि इतने सारे ह्यूमंस का इकट्ठा होना तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड की बात है और कॉन्ट्रैक्टर को धन्यवाद देता है। मिरी हैरान होकर कहती है कि शायद ट्रांसलेटर गलती कर रहा है, लेकिन टाइजिन समझ जाता है कि कोई इस डंजन में लिच को समन करके लाया है।
इतने में चॉय घायल हालत में उठने की कोशिश करता है और टाइजन से पूछता है कि क्या वो अब भी लड़ सकता है। टाइजन राहत की सांस लेता है कि चॉय जिंदा है और कहता है कि शायद उसने मॉन्स्टर की वीकनेस ढूंढ ली है। चॉय हैरानी से पूछता है कि उसने कैसे पता लगाया, लेकिन टाइजन कहता है कि अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस उसे ट्रस्ट करना होगा। चॉय उसके सीरियस चेहरे को देखकर सोचता है और फाइनली मान जाता है। वो पूछता है अब अगला स्टेप क्या है। टाइजन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि सबसे पहले हमें लिच को प्रोवोक करना होगा। टाइजन लिच की ओर देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, डर गया क्या, या फिर दिमाग काम करना बंद हो गया है। लिच गुस्से में गरजता है और कहता है कि इतनी इंसल्ट करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। उसने कसम खाई कि वो सबको खत्म कर देगा। उसके साथ ही लिच की जादुई एनर्जी पूरे केव को हिला देती है और स्पाइक जमीन से तेजी से निकलने लगते हैं। टाइजन तुरंत चिल्लाता है कि सब उसके पीछे आ जाएं। अगले ही पल चारों तरफ स्पाइक्स और ज्यादा तेजी से निकलने लगते हैं, पहले से भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। लेकिन इस बार टाइजन के दिमाग में एक प्लान तैयार था। लेकिन वो खुश था कि नेविगेशन सिस्टम ने उसे लिच के अटैक्स पहले ही दिखा दिए थे, जिससे वो टाइम पर रिएक्ट कर सका। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसे लगा कि उसका प्लान अब परफेक्ट काम कर रहा है। ताइजिन ने लिच को फिर से चिढ़ाना शुरू किया, हंसते हुए बोला कि उसकी कोई भी अटैक सही टारगेट पर नहीं लग रही और मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद उसे एम प्रैक्टिस करनी चाहिए इससे पहले कि वो फिर से ट्राई करे। चॉय को ताइजिन का बार बार प्रोवोक करना थोड़ा रिस्की भरा लगा, क्योंकि उसे डर था कि लिच का अगला अटैक और भी डेंजरस होगा। और सच में ताइजिन की बातों से गुस्से में आकर लिच ने हवा में जलती हुई स्कल्स फेंकनी शुरू कर दी। ताइजिन ने उनका डायरेक्शन ध्यान से देखा और जोर से चिल्लाया, जॉन 3 कदम राइट में हटो, हन 5 कदम पीछे जाओ। सबने तुरंत उसकी बात मानी और स्कल्स उनके पास से निकल गई, किसी को छू तक नहीं पाई। पूरा ग्रुप ताइजिन की इस कैलकुलेशन से हैरान रह गया और खुश भी कि उसकी स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम कर रही थी। लिच अब गुस्से में और ज्यादा चिल्लाया और बोला कि अब वो उन्हें असली इवेजन दिखाएगा। चेंबर में एक अजीब दबाव बढ़ गया, जैसे हवा में खतरे की गंध भर गई हो। चॉय घबराकर टाइजिन से चिल्लाया कि अब क्या करें, ये अटैक तो पूरे डंजन को कवर कर रहा है। टाइजिन ने ध्यान से देखा और समझा कि इस बार लिच का अटैक पूरे एरिया में फैलने वाला है और इससे बचने का एक ही तरीका है, सीधे लिच की तरफ दौड़ना। उसने सबको आदेश दिया कि सब पूरी ताकत से लिच की ओर चार्ज करें। तभी लिच ने अपनी सबसे पावरफुल मैजिक डेथ स्प्रेयर एक्टिवेट की, जिससे पूरा डंजन काला धुआं और एनर्जी से भर गया। लिच ने हंसते हुए कहा कि जितना वो बचने की कोशिश करेंगे उतना ही उसकी स्पेल स्ट्रांग होगी और अब कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन धुएं से निकलते हुए ताइजिन और उसकी टीम जिंदा नजर आई। ताइजिन चिल्लाया, एयॉन अभी अपनी कूलिंग टेक्निक यूज करो। लिच शॉक रह गया कि कोई उसकी डेथ स्प्रेयर से बच भी सकता है। असल में ताइजिन को नेविगेशन सिस्टम से पता चला था कि डेथ स्प्रेयर का असर बाहर की तरफ ज्यादा होता है और उसके सेंटर पर सिर्फ 10% रहता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने आईसी शील्ड से बचाव किया था। ताइजिन ने चिल्लाया कि अभी मौका है। स्रॉन ने कहा, मुझे संभालने दो, और अपनी फ्रॉस्ट विंड्स टेक्निक एक्टिवेट की, जिससे लिच की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। अब लिच हिल नहीं पा रहा था। उसने ग्रजिंगली कहा कि उन्होंने आयाटॉस की मैजिक डिस्टर्ब की है, लेकिन ये उसे ज्यादा असर नहीं करेगी। ताइजिन ने स्रॉन को आदेश दिया कि फ्रीज बनाए रखो और लिच को बिल्कुल भी हिलने मत दो। फिर वो तेजी से वहां से दौड़ पड़ा। लिच हैरान है गया और चिल्लाया कि वो कहां जा रहा है। ताइजिन को शक था कि ये लिच किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए समन किया गया है और कॉन्ट्रैक्टर के सैक्रिफाइसेस ही उसके लिए एनर्जी सोर्स हैं। जब तक ये सोर्स जिंदा है, लिच इमॉर्टल रहेगा। ताइजिन दौड़ता हुआ एक आयरन बार्स वाली चेंबर तक पहुंचा, जहां उसे एक कर्स्ड चेस्ट दिखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यही लिच का असली शरीर है। अगर वो इस चेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे तो समनिंग खत्म हो जाएगी। इधर लिच ताइजिन की हरकत समझ चुका था। गुस्से से चिल्लाया कि कैसे हिम्मत की तुमने आयाटॉस को धोखा देने की, और स्ट्रॉन की फ्री स्पेल तोड़कर ताइजिन की ओर झपटा। ताइजिन बचने की कोशिश करता है, लेकिन लिच बहुत फास्ट था। चॉय ने ताइजिन से कहा कि वो अपना प्लान पूरा करे, बाकी सब वो संभाल लेंगे। ताइजिन ने धन्यवाद कहा और तेजी से उस चेस्ट की तरफ दौड़ा। उसने छलांग लगाकर बैरियर तोड़ा और चेस्ट तक पहुंच गया। चॉय लिच को पकड़कर नीचे दबाए रखे हुए था, लेकिन मन में सोच रहा था कि ताइजिन को आखिर क्या राज पता चला है। लिच बहुत गुस्से में चिल्लाया कि कोई भी उस चेस्ट को नहीं ढूंढ सकता सिवाय उसके या उसके कॉन्ट्रैक्टर के। वो चॉय की पकड़ से निकलकर ताइजिन पर झपटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ताइजिन ने चेस्ट पकड़ ली और लिच को धमकी दी कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वो चेस्ट तोड़ देगा। लिच हैरान हो गया कि ताइजिन उसकी पुरानी भाषा कैसे समझ रहा है। ताइजिन ने सख्त आवाज में कहा कि अगर वो उनकी बात माने तो शायद वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। लिच ने बताया कि वो तो बस अपने कॉन्ट्रैक्टर के आदेश मान सकता है। ताइजिन ने समझाया कि अगर ये चेस्ट नष्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और लिच आजाद हो जाएगा। लिच को यकीन नहीं हुआ। वो बोला कि इतना बड़ा काम तो सिर्फ कोई पावरफुल मैजिशियन कर सकता है, जबकि ताइजिन तो आम इंसान जैसा लग रहा था। ताइजिन मुस्कुराया और बोला, क्या सच में मैं आम इंसान लगता हूँ? लिच अब समझ गया कि ताइजिन को ना सिर्फ उसकी पावर और अटैक पैटर्न पता है, बल्कि उसने उस कर्स्ड चेस्ट की जगह भी ढूंढ ली है। वो मान गया और बोला कि वो ताइजिन पर भरोसा करेगा। फिर लिच ने पूछा कि क्या ताइजिन की कोई इच्छा है, वो उसे पूरा कर सकता है। ताइजिन ने कहा कि पहले बाहर जो स्केलेटन्स हैं उन्हें खत्म करो। लिच ने पूछा कि ये कैसे होगा, तो ताइजिन ने बताया कि शायद उन्हें आतोस ने समन किया होगा और उसे ही उन्हें वापस बुलाना होगा। ताइजिन ने चेतावनी दी कि अगर उसने धोखा दिया तो वो खुद उसका सिर उड़ा देगा। लिच मान गया और बोला कि वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी बहुत समझ गए हैं। फिर लिच ने पूछा कि क्या ताइजिन की कोई और विश है। ताइजिन ने हंसकर कहा, मुझे सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है। लिच हैरान रह गया। उसने कहा कि उसके पास कुछ खास नहीं है। ताइजिन की नजर उसके स्टाफ पर पड़ी और बोला, ये तो काम आ सकता है। लिच ने मना किया, लेकिन ताइजिन ने मासूम चेहरे से कहा कि अगर उसने नहीं दिया तो वो चेस्ट तोड़ देगा। मजबूर होकर लिच ने अपना स्टाफ दे दिया। इसके बाद लिच ने ताइजिन से कहा कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। ताइजिन ने हैरान बनने का नाटक किया और बोला, मुझे तो पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करते हैं।
लिच चुप हो गया और ताइजिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब मुझे समन करना नहीं आता तो कैंसिल कैसे करो। लिच गुस्से से कांपने लगा और उसकी डार्क एनर्जी पूरे कमरे में फैल गई। वो चिल्लाया कि ताइजिन ने आतो उसका अपमान किया है। ताइजिन ने तुरंत चेतावनी दी कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो ये चेस्ट में तोड़ दूंगा। ताइजिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो चेस्ट तोड़ दिया जिसमें लिच का असली शरीर था। लिच धीरे धीरे गायब होने लगा और आखिरी बार बोला कि महान एराटोस के रूप में प्रकट होना उसके लिए सबसे बड़ा मौका था। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वो पूरी तरह गायब हो गया। ताइजिन मुस्कुराया और मिरी से बोला कि लिच मरते वक्त भी काफी गरिमा में और करिश्मेटिक लग रहा था। मिरी ने हामी भरी। तभी ताइजिन ने जमीन पर पड़ा एक उंगली का टुकड़ा उठाया और कहा कि शायद ये कॉन्ट्रैक्टर की बलि होगी। उसने सोचा कि जिसने लिच को समन किया उसने अपनी एक उंगली तक कुर्बान की, मतलब वो समनर काफी पावरफुल या डेस्परेट रहा होगा। मिरी ने सोचा कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने लिच को बुलाया और कहा कि शायद वो किसी तरह ताइजिन को टारगेट कर रहा था। ताइजिन ने बेफिक्र होकर कहा कि अब ये मैटर नहीं करता, जब तक उसे पावरफुल आइटम्स मिल रहे हैं वो खुश है। मिरी ने मजाक में कहा कि वो एक शेमलेस और मटीरियलिस्टिक आदमी है। फिर उसने इशारा किया कि जमीन पर एक और आइटम पड़ा है। ताइजिन वहां गया, उसे उठाया और बोला कि उसे नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर ये लिच के सेटअप का हिस्सा है तो जरूर वैल्यूएबल होगा। तभी चॉय और बाकी टीम वहां आ गए और पूछा कि वो ठीक तो है। ताइजिन ने जल्दी से वो स्टाफ छिपा दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि वो बिल्कुल फाइन है। चॉय ने हैरानी से पूछा कि क्या उसने सच में अकेले लिच को हरा दिया। ताइजिन ने शान से कहा कि हाँ, उसने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया। जॉन ने भी मान लिया कि ताइजिन का काम काबिले तारीफ था और वो एक स्किल्ड हंटर कहलाने के लायक है। हुन और सैरिन ने भी उसकी तारीफ की, बोले कि अकेले इतने बड़े मॉन्स्टर को हराना बहुत बड़ा काम है। चॉय थोड़ी शर्मिंदा मुद्रा में उसके पास आया और बोला कि वो माफी मांगना चाहता है। उसने कबूल किया कि उसने पहले उसे जहर देने और नीचे गिराने की साजिश की थी और हुन को ऐसा करने को कहा था। उसने कहा कि ताइजिन की तेजी से बढ़ती ताकत और उसकी सक्सेस देखकर उसके अंदर जेलसी आ गई थी। ताइजिन मुस्कुराया और बोला कि अगर माफी मांगनी ही है तो ढंग से मांगो। चॉय ने पूछा कि उसका मतलब क्या है। ताइजिन ने हंसकर कहा कि अब पुरानी बातें भूल जाओ और मेरी प्रमोशन पर डिनर करते हैं। चॉय ने कहा कि बिल वो देगा और फिर धीरे से पूछा कि क्या ताइजिन को सुनना पसंद है। ताइजिन ने टीजिंग अंदाज में कहा कि लगता है उसे सुनना बहुत पसंद है। चॉय शर्मा गया और बोला कि बात वैसी नहीं है। तभी हियान ने बीच में कहा कि वहां एक पोर्टल खुला है। सब खुशी से चिल्लाए क्योंकि वो पोर्टल असली दुनिया में वापसी का रास्ता था। हुन ने खुशी से कहा कि बाहर जाकर वो जी भर के खाना खाएगा क्योंकि ये लड़ाई बहुत थका देने वाली थी। ताइजिन ने बोला कि अब लौटने का टाइम है, लेकिन पोर्टल में कदम रखते ही उसका पेट भूख से गुर्राने लगा। जब वो सब पोर्टल से बाहर निकले तो देखा कि बहुत से हंटर उनका इंतजार कर रहे हैं। सब उन्हें बी क्लास हंटर बनने की बधाई दे रहे थे। ताइजिन को देखकर मशहूर हंटर भी वहां मौजूद थे, जैसे कि सीओ यून हा स्काई गिल्ड से और मैट बोंग मिन हुआंग गिल्ड से। दोनों ही देश के टॉप हंटर थे। ताइजिन सोचने लगा कि इतने बड़े लोग यहाँ क्यों आए हैं। तभी मैट ने बोलना शुरू किया और कहा कि डंजन के सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसने बताया कि वहां कई अजीब चीजें हुई, जैसे कि इमोजी का ज़ॉम्बी में बदलना, लिच का अचानक आना और वहां इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स का होना जो वहां नहीं होने चाहिए थे। मैट ने कहा कि यह सब किसी पावरफुल एंटिटी का काम हो सकता है जो स्काई गिल्ड या हुआंग गिल्ड पर कंट्रोल करना चाहती है। फिर वो ताइजिन के पास आई और बोली कि उसे शक है कि इन सब के पीछे वही है। सीओ की बात सुनकर सियोन और जॉन दोनों हैरान रह गए। सियोन ने पूछा कि उसका मतलब क्या है, जबकि जॉन ने कहा कि ताइजिन तो उनके साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ा था, तो वो कैसे कल्प्रिट हो सकता है। सियोन ने जवाब दिया कि उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि ताइजिन ने सब कुछ अकेले ही किया और उन्होंने उसका बैटल लिच के खिलाफ लाइव फीड में देखा था। उन्होंने बताया कि ताइजिन ने कैसे हर मूव कैलकुलेट करके लिच के अटैक्स को डॉज किया और हिडन जगह खोजी, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि वहां छुपा क्या था। सियोन ने आगे कहा कि शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि एक डी क्लास हंटर के पास इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे सियोन और जॉन के दिमाग में भी डाउट आने लगा। सियोन आगे बढ़ी और ताइजिन से पूछा कि क्या उसे पहले से लिच के बारे में कोई जानकारी थी। ताइजिन थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि सच में उसे पहले से कुछ पता नहीं था। तभी मैट ने उसे घूरते हुए कहा कि अगर उसने जल्दी जवाब नहीं दिया तो वो उसे फ्राइड पोटैटोस बना देगी। ताइजिन को मैट की बात सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचने लगा कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। उसे लिच की लड़ाई और कॉन्ट्रैक्टर की उंगली का सैक्रिफाइस याद आया। उसने कहा कि अगर सब थोड़ा ध्यान से उसकी बात सुने तो वो सब कुछ समझा सकता है। ताइजिन ने बताना शुरू किया कि बचपन में उसका सपना एक मेज बनने का था। ये सुनकर सियोन और मैट दोनों चौंक गए क्योंकि ये बात करंट सिचुएशन से जुड़ी नहीं लग रही थी। ताइजिन ने आगे कहा कि बचपन से ही उसे मैजिक और अनडेड स्किल्स में इंटरेस्ट था। उसे उनकी वीकनेसेस का काफी ज्ञान था और इसी वजह से उसने समझा कि लिच की कमजोरी किसी खास जगह छिपी हुई थी। सियोन ने हंसते हुए कहा कि ऐसी बातें कोई कैसे मान सकता है। ताइजिन ने शांत होकर कहा कि अगर वो नहीं मानती तो वो प्रूफ दिखा सकता है। सब हंटर हैरान रह गए जब ताइजिन ने कॉन्ट्रैक्टर की उंगली दिखाई और बताया कि उसे वो कर्स चेस्ट के अंदर मिली थी। उसने कहा कि इससे ये साबित होता है कि किसी ने लिच के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसने जोड़ा कि चॉय की बात सही थी, असली डंजन बॉस तो बी क्लास इमोजी था और किसी ने लिच को बुलाकर पूरे टेस्ट को बिगाड़ने की कोशिश की। उसने बताया कि लिच अपने कॉन्ट्रैक्टर के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता था, तो जो हंटर उसके हमलों से लड़ रहे थे वो इसके पीछे नहीं हो सकते। सियोन ने उसकी बात पर सोचा और माना कि उसकी बातों में लॉजिक है। अगर ताइजिन ही मैनिपुलेशन कर रहा होता तो वो बाकी हंटर्स को बचाता क्यों। मैट अब भी गुस्से में था और पूछा कि फिर आखिर ये सब किसने किया। उसने शक जताया कि शायद कोई ब्लैक मैजिक गिल्ड से जुड़ा हुआ है। ताइजिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जवाब तो साफ है, कल्प्रिट यहीं हमारे बीच में है। उसने सबका ध्यान खींचते हुए कहा कि सब लोग हॉल में मौजूद हंटर्स के हाथ जांचें। अगर किसी का कोई निशान या उंगली मिसिंग है तो वही असली गुनहगार होगा। जैसे ही सबने जांच शुरू की, एक आदमी अचानक घबराने लगा और फिर वहां से भाग गया। सब समझ गए कि वही कल्प्रिट है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े।
मीरी ने हैरान होकर ताइजिन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि गुनहगार उन्हीं में से है। ताइजिन ने कंधे उचकाते हुए कहा कि डिटेक्टिव स्टोरीज में हमेशा ऐसा ही होता है, कल्प्रिट भीड़ में से ही निकलता है। मीरी ने आंखें घुमाई और बोली कि उसकी लॉजिक हमेशा इतनी कमजोर क्यों होती है। मेट ने सीओ से कहा कि वो उसकी मदद करे ताकि वो उस आदमी को पकड़ सके। सीओ ने कहा कि वो उसे भागने नहीं देगी और अपनी पावर से उसके चारों तरफ दीवारें बना दी। वो वहीं फंस गया। मेट ने गुस्से में कहा कि उसने ट्रेनीज के पास जाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। उसने कसम खाई कि वो उसे माफ नहीं करेगा और अपनी ड्रैगन स्ट्राइक स्किल से हमला किया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया वो हैरान रह गया क्योंकि वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। सबको समझ आया कि उसने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली। मेट ने तुरंत अपने हंटर्स को आदेश दिया कि उस आदमी का बॉडी अलायंस हेडक्वार्टर्स भेजा जाए ताकि उसके बैकग्राउंड, ओरिजिन और मकसद की जांच हो सके। सीओ ने जो कुछ हुआ उस पर गहराई से सोचा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर कौन इतना नीचे गिर सकता है कि स्काई गिल्ड और हैंग गिल्ड को निशाना बनाने के लिए डार्क मैजिक का इस्तेमाल करे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो चाहे कोई भी हो, वो उसकी पहचान जरूर उजागर करेगी। वो ताइजिन के पास आई और उससे माफी मांगी कि उसने उस पर शक किया और सिचुएशन को गलत समझा। उसने वादा किया कि वो अपनी गलती की भरपाई जरूर करेगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ताइजिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सारी माना खत्म हो चुकी थी। सब घबरा गए और तुरंत उसे मेडिकल एड देकर एक सुरक्षित जगह ले गए। कुछ देर बाद ताइजिन की आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसके पास चॉय और सुन्ना बैठे थे। सुन्ना के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने कहा कि जैसे ही उसे पता चला कि ताइजिन बेहोश हो गया है, वो तुरंत अस्पताल आ गई क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। चॉय ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो बस ये देखने आया है कि ताइजिन जिंदा है या मर गया। सुन्ना ने गंभीर होकर पूछा कि उसने खुद को इतना थका क्यों दिया कि पूरी तरह एग्जॉशन तक पहुंच गया। उसने बताया कि डॉक्टर्स को भी उसे ठीक करने में मुश्किल हुई और अब पूरा नेट पर उसकी चर्चा हो रही है। जिज्ञासु ताइजिन ने देखा कि सुन्ना ने अपना फोन निकाला और उसे ट्रेंडिंग न्यूज दिखाई। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि उसने अकेले ही लिच को हरा दिया। ताइजिन ने फोन देखा तो उसे अंदर से थोड़ा गर्व महसूस हुआ। चॉय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ताइजिन ने सब कुछ अकेले किया हो, जबकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाता। सुन्ना ने हंसते हुए कहा कि वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि ताइजिन ने सब कुछ खुद संभाला था। ताइजिन मुस्कुराया और उन्हें देखकर अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। तभी अचानक हंटर सीओ कमरे में दाखिल हुई। सब हैरान रह गए। ताइजिन ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। सीओ ने आत्मविश्वास से कहा कि ये पूरा हॉस्पिटल उसका है और वो ही इसे मैनेज करती है। इसीलिए जैसे ही ताइजिन कोलैप्स हुआ, उसे सीधे उनके गिल्ड के हॉस्पिटल लाया गया। उसने कहा कि वो ताइजिन की बहुत आभारी है क्योंकि उसने उनके गिल्ड की प्यारी हंटर सारिन को बचाया। ताइजिन ने हंसते हुए पूछा कि गिल्ड की स्वीटहार्ट का क्या मतलब है। सीओ ने मजाके लहजे में कहा कि अगर वो सारिन का प्यारा चेहरा दोबारा नहीं देख पाती तो उसका दिल टूट जाता। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ताइजिन उससे जो भी मांगना चाहे वो पूरी करेगी। ताइजिन ने कहा कि फिलहाल उसके दिमाग में कुछ नहीं है। सीओ हंसी और बोली कि कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से सोच ले। उसने जाते जाते कहा कि वो हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है और जब ताइजिन रिकवर हो जाए तो उसे मिलने आ सकता है। सुन्ना ने गर्व से कहा कि ताइजिन अब सच में बहुत बदल गया है। उसे याद है जब वो एक कमजोर सा हंटर था जो मॉन्स्टर से लड़ना भी नहीं जानता था और आज वो सबका गर्व बन गया है। ताइजिन थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला कि बस अब बंद करो। चॉय चुपचाप देख रहा था, थोड़ा जलन के साथ, क्योंकि सब ध्यान अब ताइजिन पर था। उत्साह से सुन्ना ने पूछा कि क्या ताइजिन ने सोचा है कि वो सीओ से क्या मांगेगा। ताइजिन ने मुस्कुराकर कहा कि अभी नहीं, लेकिन चूंकि सीओ यूना देश की सबसे टॉप मैजिकल हंटर और वाइस गिल्ड लीडर है तो शायद उससे कोई मैजिकल आइटम या मैजिक रिलेटेड चीज मांगना ज्यादा समझदारी होगी। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या मांगे जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ सके। सुन्ना ने टाइजिन को याद दिलाया कि उससे पहले अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए और अपनी रिक्वेस्ट बाद में सोचना। उसने उसे एक जूस दिया और आराम करने को कहा। फिर चॉय का हाथ पकड़कर बोली कि उन्हें कुछ काम है और वो बाद में मिलने आएंगे। टाइजिन ने उन्हें अलविदा कहा और रास्ते में सेफ रहने की सलाह दी। उनके जाते ही मीरी वहां प्रकट हुई और बोली कि टाइजिन के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। उसने टीजिंग करते हुए कहा कि एक पावरफुल और खूबसूरत औरत जैसे सीओ का फेवर ऑफर करना तो अनबिलीवेबल है। टाइजिन थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला कि बकवास बंद करो। फिर वो सोच में पड़ गया कि उसे सीओ से क्या मांगना चाहिए। पहले तो उसने सोचा कि पैसा मांग लेता हूं, लेकिन तुरंत ही उसने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया क्योंकि किसी एस क्लास हंटर से पैसे मांगना बेवकूफी लग रहा था। वो सोचने लगा कि उसे कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो सच में कीमती हो। तभी मीरी ने पूछा कि उसके पास जो आइटम्स पहले मिले थे उनका क्या किया। उसने बताया कि वो सारे ऑटोमेटिकली उसके ग्रीन स्टोर में सेव हो चुके हैं। टाइजिन ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि ये ग्रीन स्टोर क्या है। मीरी मिस्चीवियसली हंसी और बोली कि उसे उम्मीद थी कि वो ये सवाल पूछेगा। उसने समझाया कि ग्रीन स्टोर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग डायमेंशन और जगहों के करीब 100 मिलियन यूजर्स हैं। वहां लोग सेकंड हैंड गुड्स खरीदते और बेचते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर। और अगर वो अभी ज्वाइन करे तो उसे वीवीआईपी मेंबरशिप पर्क्स मिलेंगे, जैसे कंप्लीटली सिक्योर ट्रांसफर और जीरो फीस। टाइजिन ने सार्काज्म में पूछा कि क्या उन्हें इस एड के लिए पेमेंट मिल रही है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यह बात घूमती रही कि दूसरे डायमेंशंस के लोग भी इस स्टोर को यूज करते हैं। मीरी के मुताबिक वो अर्थ का एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास लेटेस्ट सिस्टम इंटरफेस है। इसका मतलब वो दूसरे डायमेंशन से आर्टिफैक्ट्स खरीद सकता है और अर्थ के प्रोडक्ट्स वहां बेच सकता है। इससे उसे इंटर डायमेंशनल मार्केट पर मोनोपोली मिल जाएगी। टाइजिन को लगा कि आखिरकार उसकी किस्मत जाग गई है, अब वेल्थ खुद चलकर उसके पास आने वाली है। एक्साइटेड होकर उसने कहा कि वो अभी रजिस्टर करेगा और सर्वर से सारे वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट करेगा। उसने कॉल ऑप्शन दबाया और सर्वर लोड होने लगा। टाइजिन की एक्साइटमेंट बढ़ती गई और आखिरकार कनेक्शन हो गया।
अचानक वो एक अजीब जगह पहुंच गया जहां हर तरफ अलग अलग मर्चेंट्स अपनी चीजें बेच रहे थे। डिसअपॉइंटेड होकर बोला कि ये जगह तो फ्री मोबाइल गेम्स जैसी लगती है। मीरी ने कहा कि जो तुम जानते हो वही बेहतर है बजाय अंधेरे में भटकने के। उसने सुझाव दिया कि अब जब वो यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। ताइजिन और मीरी एक मर्चेंट के पास गए और प्राइस पूछी। मर्चेंट ने खुशी से एक शील्ड दिखाया और बोला कि देख सकते हो। सिस्टम विंडो खुला जिसमें दिखा कि वो शील्ड बी ग्रेड का है, ड्रैगन स्केल से बना है और ड्रैगन एसेंस से इन्फ्यूज है, जिसकी डिफेंस बहुत हाई है। उसकी कीमत थी 18,000 ग्रीन कॉइन्स। टाइजिन हैरान रह गया और मीरी से पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। मीरी ने एडमिट किया कि वो करेंसी सिस्टम बताना भूल गई थी। उसने समझाया कि 18,000 कॉइन्स लगभग 240,000 मैजिक स्टोन्स के बराबर हैं, जो 1 बिलियन से भी ज्यादा होते हैं। उसने बताया कि ये शॉप में एवरेज प्राइस रेंज है। टाइजिन डिसअपॉइंटेड होकर बोला कि यहाँ की प्राइसेस तो उसकी परचेजिंग पावर से बहुत ऊपर है। तभी उसे याद आया कि उसने लिच से जो आइटम्स लिए थे उनकी वैल्यू पूछी जाए। उसने लिच का स्टाफ निकाला और मर्चेंट को दिखाया। मर्चेंट ने थोड़ी देर देखकर वापस कर दिया और बोला कि ये आइटम अनयूजेबल है क्योंकि उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स है। जब तक कोई पावरफुल मेज उस कर्स को लिफ्ट न करे इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। टाइजिन शॉक रह गया कि उस स्टाफ पर कर्स है और वो सच में बेकार है। फिर उसने दूसरा आइटम निकाला और मर्चेंट से उसकी कीमत पूछी, लेकिन मर्चेंट ने टाइजन को बताया कि उसका दूसरा आइटम बस 10 ग्रीन कॉइन्स तक का ही है। ये सुनकर टाइजन को एक और बड़ा झटका लगा। उसका मूड पूरी तरह गिर गया। वो उस जगह से निराश होकर बाहर आया और मिरी से बोला कि उसने तो सोचा था कि इस मार्केट में आते ही वो मिलियनर बन जाएगा। मिरी ने उसे समझाया कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी होती है और अगर वो थोड़ा सब्र रखे तो एक दिन वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। उसने टाइजन को कहा कि पॉजिटिव रहो और हार मत मानो। इसी बीच एक अजनबी उनके पास आया और पूछा कि क्या टाइजन उस क्रिस्टल आइटम को बेचना चाहेगा जो वो हाथ में पकड़े हुए था। उसने नजदीक से देखने की रिक्वेस्ट की। तभी सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था कि स्टारी डीमन लॉर्ड ने ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी है और पूछा गया कि टाइजन उसे एक्सेप्ट करना चाहता है या डिक्लाइन। टाइजन ने थोड़ा पास जाकर कहा कि ये आइटम तो बस बेकार जंक है। डीमन जोर से हंस पड़ा और बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। जब उसने क्रिस्टल को ध्यान से देखा तो बोला कि अगर इस आइटम को इनहैंस किया जाए तो ये बहुत वैल्यूएबल बन सकता है। उसने ऑफर दिया कि इनहैंसमेंट के सारे खर्चे वो खुद देगा। टाइजन बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देते हुए बोला कि वो इस फेवर के लिए बहुत ग्रेटफुल है। लेकिन डीमन लॉर्ड ने एक शर्त रखी, अगर टाइजन एक भी इनहैंसमेंट फेल करता है तो सारे खर्चे उसे खुद भरने होंगे। टाइजन ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। डीमन लॉर्ड ने एक डेविलिश मुस्कान के साथ कहा कि अगर वो सारे एनहांसमेंट सफल कर लेता है तो सब फ्री रहेगा। मिरी ने टाइजन के करीब आकर धीरे से कहा कि ये आदमी पूरी तरह से स्कैमर लग रहा है और उसे इग्नोर करना चाहिए। टाइजन ने हामी भरी और समझ गया कि ये आदमी नए खिलाड़ियों को बेवकूफ बना रहा है। वो उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उनके आइटम्स प्राइसलेस बन सकते हैं, लेकिन आखिर में कुछ नहीं होता और सारा पैसा नए खिलाड़ी खुद ही खो देते हैं। लेकिन तभी टाइजन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डीमन से पूछा कि क्या वो एनहांसमेंट प्रोसेस को बीच में रोक सकता है। डीमन ने कहा कि हाँ, वो कभी भी रोक सकता है। टाइजन मुस्कुराया और बोला कि तो एनहांसमेंट अभी शुरू किया जाए। मिरी ने घबराकर पूछा कि वो क्या कर रहा है और चेतावनी दी कि अगर उसने गलती की तो सारा पैसा खो देगा। टाइजन ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास जीतने का सॉलिड प्लान है। मिरी ने हैरानी से पूछा कि कौन सा प्लान, तो उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा कि बस देखती जाओ, ये एक स्ट्रेटेजी है। उसका टोन थोड़ा डार्क हो गया और वो बोला कि वो उसे दिखाएगा कि लक बेस्ड गेम के रूल्स को कैसे तोड़ा जाता है। गेम के रूल सिंपल थे। टाइजन चाहे जितने एनहांसमेंट चाहे कर सकता था, लेकिन अगर एक भी फेल हुआ तो सारे खर्चे उसे खुद देने होंगे। अगर सारे एनहांसमेंट सक्सेसफुल हुए तो डीमन लॉर्ड सारे खर्चे भरेगा। जितनी ज्यादा सक्सेस रेट उतना बड़ा रिस्क। डीमन मुस्कुराया और बोला कि टाइजन के पास अभी 100 ग्रीन कॉइन्स हैं और एनहांसमेंट के लिए सारी रिसोर्सेज तैयार हैं। उसने पूछा कि क्या टाइजन किसी स्पेशल जगह से शुरू करना चाहेगा। टाइजन ने बोला कि नहीं, पहले ट्राई के लिए कोई भी जगह ठीक है। प्रोसेस शुरू हुआ और क्रिस्टल चमक उठा। पहला एनहांसमेंट सक्सेसफुल हुआ। वो अब ई ग्रेड क्रिस्टल बन चुका था, जिससे यूजर को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पॉइंट मिला। डीमन ने कहा कि टाइजन वाकई लकी है क्योंकि पहले एनहांसमेंट की सक्सेस रेट 80% होती है। उसने पूछा कि क्या वो यहीं रोकना चाहेगा या आगे बढ़ेगा। टाइजन हल्के से हंसा और डार्क टोन में बोला कि वो लगातार 9 एनहांसमेंट एक साथ करेगा। उसने डीमन को चुनौती दी कि अगर डरता है तो पीछे हट जाए। डीमन थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन बोला कि क्या वो सच में 9 एनहांसमेंट लगातार करना चाहता है। टाइजन ने प्रोवोकेटिवली पूछा कि क्या वो डर गया है। डीमन के मन में आया कि टाइजन बहुत बड़ा मूर्ख है जिसे पता ही नहीं कि 9 बार लगातार सक्सेस पाने की चांस कितनी कम है। डीमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने टाइजन को चेतावनी दी कि ज्यादा डींगे न मारे वरना हारने के बाद बुरा लगेगा। फिर उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। टाइजन ने तुरंत एनहांसमेंट प्रोसेस शुरू किया। मेरी शॉक्ड होकर बोली कि वो आखिर कर क्या रहा है, जबकि डीमन काले अंदाज में हंसते हुए बोला कि टाइजन अब जाल में फंस गया है और सारे एनहांसमेंट का खर्च अब उसी पर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि डीमन अपनी बात पूरी करता, टाइजन मुस्कुराते हुए बोला कि वो सफल हो गया है। क्रिस्टल एक ए ग्रेड में बदल गया, जिससे उसके होल्डर की सभी स्टैट्स 10% बढ़ गईं। डीमन की आंखें फटी रह गईं। वो पैनिक करने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि टाइजन ने कैसे 9 बार लगातार एनहांसमेंट किया बिना एक भी फेल हुए। वो सोचने लगा कि कहीं टाइजन कोई गेम मास्टर तो नहीं। उसके मन में आया कि उसे इस आदमी को रोकना होगा। उसने टाइजन के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस एक एनहांसमेंट दूर है मैक्सिमम लेवल से, इसलिए पीछे मत हटो।
टाइजन ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि उसकी यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ स्किल की वजह से अब तक उसका 100% सक्सेस रेट रहा है, लेकिन अंतिम एनहेंसमेंट का चांस सिर्फ 10% है। अगर वो फेल हुआ तो उसे एनहेंसमेंट के सारे खर्चे चुकाने होंगे, शायद अपने कपड़े तक बेचने पड़े। वो अपनी करंट स्टैट्स और अपग्रेड से खुश था, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे जानने की इच्छा थी कि अगर वो आखिरी एनहेंसमेंट कर ले तो कितनी जबरदस्त पावर मिलेगी। आखिरकार उसने कहा कि वो एग्री करता है, लेकिन एक शर्त पर। डीमन ने रुचि लेकर पूछा कि शर्त क्या है। टाइजन बोला कि वो एनहेंसमेंट डीमन द्वारा बताई गई सबसे परफेक्ट जगह करना चाहता है। वो जगह थी एक ऊंची चट्टान जो समुद्र की ओर देखती थी, जहां गैम्बलर अपनी किस्मत आजमाने आते थे। वहां पहुंचकर टाइजन ने गहरी सांस ली और बोला कि उसे यहाँ की हवा में उन सभी लोगों की हार और तकलीफ महसूस हो रही है जिन्होंने अपनी चीजें यहाँ खो दी थीं। मिरी ने पूछा कि क्या यहाँ एनहेंसमेंट करने से सक्सेस चांस बढ़ जाता है। टाइजन ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मिरी ने चिढ़कर पूछा, तो फिर हम यहाँ आए ही क्यों? टाइजन ने शांत स्वर में कहा कि लक की भी एक फ्लो होती है। अगर 10% या 1% चांस भी हो तो सक्सेस पॉसिबल है। असली चैलेंज ये है कि वो परफेक्ट मोमेंट पकड़ लिया जाए जब लक हमारे साइड में हो। अगर टाइमिंग सही मिल जाए तो कोई भी अनफेवरेबल ऑड्स को तोड़ा जा सकता है। मेरी ने माना कि उसकी बात थोड़ी कन्विंसिंग लग रही है, लेकिन फिर भी पूछा कि असल में वो यहाँ करने क्या आया है। टाइजन ने शांत होकर कहा, क्या तुम नहीं सुन सकती? यहाँ के सारे टूटे हुए आइटम्स की चीखें मुझे बता रही हैं कि एनहांसमेंट कब शुरू करना है और कब रुकना है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे महसूस हो रहा है कि अभी लक पूरी तरह उसके साथ है। उसने उत्साहित होकर एनहांसमेंट ऑप्शन दबाया और कहा कि ये उसकी अंतिम निर्णायक कोशिश होगी। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। डीमन मन ही मन सोच रहा था कि टाइजन पूरी तरह बेवकूफ है, क्योंकि 10 लगातार एनहांसमेंट सफल होने की संभावना लगभग शून्य थी। सन्नाटा छा गया, हर कोई टेंस था। फिर टाइजन की आवाज गूंजी, सक्सेस। सिस्टम नोटिफिकेशन आई कि क्रिस्टल अब एक रेयर जेम बन गया है जो सारे स्टैट्स को 10 गुना बढ़ाता है। भीड़ दंग रह गई। सब टाइजन की अचीवमेंट की तारीफ कर रहे थे। किसी ने भी ऐसा आइटम पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन डीमन गुस्से से फट पड़ा। वो चिल्लाने लगा कि टाइजन ने चीटिंग की है और ये रिजल्ट इम्पॉसिबल है बिना किसी इलीगल प्रोग्राम के। टाइजन ने एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहा कि चीटर कौन है ये तो सबको पता चल ही गया। डीमन असल में नए खिलाड़ियों को फंसाने के लिए खुद को किसी एंजल की तरह दिखाता था, ताकि वो लोगों को अपनी दुकान में खींच सके। लेकिन अब जब टाइजन ने उसे मात दे दी तो डीमन गुस्से से पागल हो गया। उसने टाइजन पर चीटिंग का आरोप लगाया और धमकी दी कि वो उसे मार्केट से बैन कर देगा और रिपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही उसने रिपोर्ट भेजने की कोशिश की, उसके सामने नोटिफिकेशन आया, यूजर हैज ब्लॉक्ड यू। टाइजन ने एक मुस्कुराहट के साथ बाजार से बाहर निकलते हुए कहा, गुड बाय फूल। डीमन गुस्से में चिल्लाता रहा कि उसका पैसा वापस दो, लेकिन तब तक टाइजन अपनी दुनिया में लौट चुका था। वो अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटा था, चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने कहा कि वो कितना लकी है जो उसे इतना पावरफुल एनहांस्ड आइटम बिना एक भी कॉइन खर्च किए मिल गया। मिरी ने कहा कि उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था और पूछा कि अगर वो हार जाता तो कर्ज कैसे चुकाता। टाइजन ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर वो हार भी जाता तो बस भाग जाता, क्योंकि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। उसकी हंसी थोड़ी डेविलिश थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो इस गेम का असली मास्टर है। उसने अपने स्टोरेज से लिच का स्टाफ निकाला और बोला कि मार्केट से उसे बहुत वैल्यूएबल जानकारी भी मिली है। शायद अब वो जान पाएगा कि इस कर्स स्टाफ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उधर स्काई गिल्ड हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट सेओ के ऑफिस में एक हल्की दस्तक हुई। सेओ ने अंदर आने को कहा और टाइजन अंदर आया, विनम्रता से ग्रीटिंग करते हुए। सेओ ने पूछा कि उधर स्काई गिल्ड हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट सेओ के ऑफिस में एक हल्की दस्तक हुई। सेओ ने अंदर आने को कहा और टाइजन अंदर आया, विनम्रता से ग्रीटिंग करते हुए। सेओ ने पूछा कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। टाइजन ने कहा कि वो पूरी तरह रिकवर्ड नहीं है, लेकिन अब चलने फिरने लायक है। सेओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका यहाँ आना इस बात का संकेत है कि उसने अपनी रिक्वेस्ट पर फैसला कर लिया है। सेओ मन ही मन सोच रही थी कि टाइजन हाल ही के इवैल्यूएशन में अनडिस्प्यूटेड टॉप रैंक्ड हंटर था और अगर उसकी इंट्यूशन सही है तो वो आगे जाकर कोरिया का नंबर 1 हंटर बन सकता है। टाइजन ने सेओ की ओर देखा और कहा कि उसे उसकी एबिलिटी की जरूरत है। जब दोनों गिल्ड बिल्डिंग के अंदर वॉक कर रहे थे, सेओ ने पूछा कि वो उसकी पावर का इस्तेमाल किस लिए करना चाहता है और क्या वो हमेशा अपने सीनियर से ऐसे ही बात करता है। टाइजन ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा। सेओ ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, शायद गलती उसकी ही थी। फिर वो थोड़ी ऑकवर्ड हंसी, जबकि टाइजन सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो दोनों एलिवेटर से नीचे तीसरे बेसमेंट लेवल तक गए, जहां एक स्पेशल रूम तैयार था। सेओ ने पूछा कि क्या उसकी रिक्वेस्ट सिर्फ कर्स हटाने की है, क्योंकि ये तो बहुत आसान काम है। उसने टाइजन से वो आइटम मांगा। टाइजन ने स्टाफ उसे दिया और बताया कि ये वही आइटम है जो उसने बी रैंक इवैल्यूएशन टेस्ट के दौरान दिखाया था। सेओ ने कंफर्म किया कि हाँ ये वही है। फिर उसने अपनी मैजिकल एबिलिटी एक्टिवेट की और बोली कि वो इस पर लगे कर्स की टाइप को एनालाइज करेगी और उसे रिमूव करेगी। उसने कहा कि ये ज्यादा देर नहीं लगेगा। सेओ की मैजिकल एनर्जी पूरे कमरे में फैल गई। टाइजन और मेरी दोनों उसकी स्किल देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार स्पेल रिमूवल टेक्निक को अपनी आंखों से देखा था। ये स्किल किसी स्पेल की स्ट्रक्चर और फॉर्मूला को एनालाइज करके उसे नलिफाई कर देती है। कर्स भले ही कितना कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इस स्किल के सामने उसका असर खत्म हो जाता है। टाइजन ने अपना एस ग्रेड एनहांस क्रिस्टल एक्टिवेट किया, जो सेओ की एक एबिलिटी से जुड़ा हुआ था। ये क्रिस्टल किसी स्किल को स्कैन करके उसे कॉपी करने की क्षमता रखता था, ताकि यूजर बाद में उसे खुद यूज कर सके। टाइजन अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ रहा था जैसा उसने सोचा था। वो सिर्फ कर्स हटाना नहीं चाहता था, बल्कि सेओ की स्किल को भी हासिल करना चाहता था। उसने
क्रिस्टल को ध्यान से उस सही पोजीशन पर रखा ताकि कॉपिंग प्रोसेस परफेक्ट हो। सेओ कर्स हटाने पर पूरी तरह फोकस थी जब अचानक एक अजीब एनर्जी डिस्टर्बेंस हुआ। स्टाफ के अंदर से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकला और सीधे सेओ पर हमला कर दिया। टाइजन शॉक्ड रह गया जब उसने देखा कि उस क्रीचर ने सेओ को घायल कर दिया। वो तुरंत उसकी ओर भागा, कंसर्न स्वर में पूछा, सेओ तू ठीक हो? ये क्रीचर आखिर आया कहां से? टाइजिन ने पूरे जोर से किक मारी ताकि वो स्किल को कॉपी कर सके, लेकिन उसे शॉक लगा जब उसने देखा कि उसके फिजिकल अटैक का उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने फ्लेमिंग ऑर्ब की 20% पावर यूज की और उसे उस क्रिएचर पर फेंका, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गया। टाइजिन ने जल्दी से सीओ से पूछा कि वो ठीक है या चोट ज्यादा लगी है। सीओ ने कहा कि वो ठीक है, बस थोड़ी सी चोट आई है। उसने माना कि उसने गलती की क्योंकि उसने अपने डिफेंस कम कर दिया था और उसे ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं थी। टाइजिन ने पूछा कि ये क्रिएचर आखिर है क्या और ये अचानक कहां से आ गया। सीओ ने कहा कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। टाइजिन थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा कैसे। सीओ ने समझाया कि ये असल में कर्स ही है जो क्रिएचर के रूप में सामने आया है। टाइजिन ने पूछा क्या ये स्टाफ में छिपा हुआ कर्स्ड स्पिरिट था। सीओ ने हाँ कहा और बताया कि ये कर्स बहुत गहरा है और इसे स्टाफ को नुकसान पहुंचाए बिना हटाने के लिए बैनिशमेंट स्पेल चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि जब कर्स्ड स्पिरिट ने उस पर हमला किया तो उसने सीओ की एनर्जी कमजोर कर दी, जिससे वो अभी स्पेल नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि अब सिर्फ एक तरीका बचा है, स्पिरिट को खुद ही बाहर आने पर मजबूर करना। उसने माफी मांगी कि वो अभी टाइजिन की रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन अगली बार जरूर करेगी। टाइजिन थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि उसे ना कर्स हटाना मिला और ना ही स्किल कॉपी करना। उसने जल्दी से कोई आइडिया सोचने की कोशिश की। फिर सीओ से पूछा क्या उसके पास एनर्जी चैनल करने की एबिलिटी है। सीओ ने हाँ कहा और पूछा क्यों। टाइजिन ने कहा कि वो उससे बानिशमेंट स्पेल थोड़ी देर के लिए दे दे ताकि वो खुद हैंडल कर सके। सीओ ने मना किया और कहा कि ये हाई लेवल कर्स है जिसे इतने आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस चाहिए। लेकिन टाइजिन ने कहा कि उसे पता है, लेकिन वो चाहता है कि सीओ उस पर थोड़ा भरोसा करे। सीओ ने उसकी डिटर्मिनेशन देखकर साई ली और कहा कि ठीक है। उसने उसे समझाना शुरू किया कि स्पेल को यूज करने के लिए उसे हाई लेवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। फिर उसने एनर्जी चैनल की और स्पेल टाइजिन के अंदर ट्रांसफर कर दी। टाइजिन को नोटिफिकेशन मिला कि उसे एस ग्रिड एनर्जी इन्फ्यूजन से एनहांसमेंट मिला है और अब वो बैनिशमेंट स्पेल यूज कर सकता है। वो बहुत एक्साइटेड हुआ और जल्दी से कॉपीइंग क्रिस्टल की पोजीशन चेक की। फिर सीओ के निर्देशों के साथ स्पेल शुरू किया। कुछ देर बाद सिस्टम ने कंफर्म किया कि स्पेल कॉपी हो चुका है और क्रिस्टल ने उसे स्टोर कर लिया है। फिर नोटिफिकेशन आया कि वो बैनिशमेंट स्पेल को कैलकुलेटर टूल से कंबाइन कर सकता है, जिससे कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएंगी। सीओ ने पूछा कि क्या अब वो स्पेल की स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज देख सकता है और उसे समझाने लगी, लेकिन टाइजिन ने कहा कि उसे पहले से समझ में आ गया है। सीओ थोड़ी हैरान हुई और बोली कि इंट्यूशन से इतना समझ पाना आसान नहीं है। सेव ने कहा कि सिर्फ इंट्यूशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, लेकिन टाइजिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। उसने अपने हाथ पर मैजिक फॉर्मूला बनाए और सीधा कर्स्ड स्पिरिट पर अटैक कर दिया। टाइजिन ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता ये कर्स्ड स्पिरिट है या कोई और चीज, वो इस आइटम को किसी भी कीमत पर बेचेगा। उसका अटैक कर्स पर लगा और वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। सेव हैरान रह गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कर्स सच में मिट रहा है। वो ताइजिन की एबिलिटी देखकर दंग रह गई कि उसने वो मैजिक समझ लिया जिसे सीखने में नॉर्मल मेज को कम से कम 5 साल लगते हैं। वो सोच में पड़ गई कि कैसे ताइजिन ने इतनी जल्दी स्पेल की कैलकुलेशन और स्ट्रक्चर समझ लिया। उसने मन ही मन ताइजिन की तारीफ की और माना कि वो वाकई बहुत टैलेंटेड है। कुछ देर बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि ताइजिन ने सफलतापूर्वक कर्स को पूरी तरह हटा दिया है। अब स्टाफ पूरी तरह से मुक्त है। ताइजिन ने सेओ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि वो उसकी एबिलिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। सेओ थोड़ी शर्मा गई क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ताइजिन उससे ऐसी बात कहेगा। ताइजिन ने कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि एस रैंक हंटर्स आम हंटर्स से इतने अलग क्यों होते हैं। सेओ ने मन ही मन सोचा कि ताइजिन ने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो थोड़ा चिंतित भी हुई कि अगर वो स्काई गिल्ड ज्वाइन करेगा तो उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए उसने हल्के रिग्रेट के साथ कहा कि उसे हैंग गिल्ड में जाना चाहिए क्योंकि उसके लीडर मैटी ने उसके लिए स्पेशल ऑफर दिया है जो उसके फ्यूचर के लिए फायदेमंद रहेगा। उधर हैंग गिल्ड में मैटी ट्रेनिंग कर रहा था। उसने ताइजिन को देखकर हंसते हुए कहा कि अगर वो ड्रैगन फिस्ट स्किल सीखने आया है तो उसने सही फैसला किया है क्योंकि ये स्किल मार्शल आर्ट्स की असली ताकत है। उसने ताइजिन से कहा कि ध्यान से देखना क्योंकि ये मौका बहुत रेयर है। फिर मैटी ने स्टैंस लिया और ड्रैगन फिस्ट स्किल को इतनी शानदार तरीके से दिखाया कि ताइजिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैटी ने पूछा कि उसे कैसा लगा। ताइजिन ने कहा कि हमेशा की तरह अमेजिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा था। वो यहाँ आया ही इसलिए था ताकि वो मैटी से जितनी स्किल्स हो सके कॉपी कर ले। बाद में वो स्काई गिल्ड गया जहां उसने नई सीखी हुई स्किल से ट्रेनिंग शुरू की और बहुत खुश हुआ कि वो कॉपिंग क्रिस्टल की मदद से इतनी हाई क्वालिटी मार्शल आर्ट्स बिल्कुल ओरिजिनल की तरह परफॉर्म कर पा रहा है। फिर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि ड्रैगन फिस्ट की डैमेज 50% कम होगी क्योंकि उसकी करंट पावर लेवल अभी कम है। ये पढ़कर ताइजिन ने गुस्से में कहा कि इस देश में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। काश उसने अपने पुराने मेंटोर की बात मानी होती और रेगुलर ट्रेनिंग की होती। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें अर्जेंट टास्क असाइन हुआ कि उसे ड्रैगन फिस्ट को पूरी तरह मास्टर करना है। इसके लिए उसे ये स्किल 2000 बार प्रैक्टिस करनी होगी। ताइजिन ने हिसाब लगाया कि ये लगभग 10 घंटे की नॉन स्टॉप प्रैक्टिस होगी। वो थोड़ा परेशान हुआ और बोला कि आखिर सब कुछ इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन फिर उसे अपने पिछले 7 साल के स्ट्रगल्स याद आए। उसने खुद से कहा कि ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी पावर को अपनी हद तक बढ़ाएगा। उसने एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया, ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स को समन किया और पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ पड़ा।
मैरी उसकी ट्रेनिंग देखकर चीयर करने लगी, तभी सुन्ना वहां ड्रिंक्स लेकर पहुंची और बोली कि वो उसके लिए खाना और जूस लाई है ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान कमजोर न पड़े। लेकिन जब उसने ताइजिन को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और मजबूत लग रहा था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर कब से वो इतना बदल गया है। उसने महसूस किया कि ताइजिन का बिहेवियर भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब एक नए इंसान जैसा बन चुका है। पेज ताइजिन ने बी रैंक इवैल्यूएशन में ऐसे शानदार रिजल्ट्स दिए कि अब सारे टॉप गिल्ड लीडर्स का ध्यान उसी पर था। हैंग गिल्ड का लीडर और स्काई गिल्ड की प्रेसिडेंट दोनों ही अब उसकी एबिलिटीज से प्रभावित थे। लेकिन सुन्ना के लिए ये सब थोड़ा मुश्किल था। वो खुश तो थी कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि ताइजिन अब उससे और बाकी सबसे दूर होता जा रहा है, जैसे वो किसी पुराने खोल से बाहर निकल गया हो और अब बाकी सब पीछे छूट गए हों। सुन्ना अपने थॉट्स में खोई हुई थी, तभी अचानक गिल्ड मास्टर क्लाउस के पीछे आ गया, जिससे वो थोड़ा डर गई। चा मुस्कुराया और बोला कि उसने सुना है कि उसने ट्रेनिंग रूम लिया है नई स्वॉर्ड स्किल प्रैक्टिस करने के लिए। सुन्ना थोड़ी शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन चा ने हंसते हुए कहा कि उसे भरोसा है कि वो बिना पूछे किसी को रूम इस्तेमाल नहीं करने देगी। तभी उसने ताइजिन की तरफ देखा और कहा कि अभी जो स्ट्रांग ऑरा उसने फील किया था वो शायद उसी का था। चा ताइजिन के पास गया और बोला कि उसे बी रैंक इवैल्यूएशन में उसकी सक्सेस की खबर मिली है और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। ताइजिन ने मॉडेस्ट होकर थैंक्स कहा। चा ने पूछा कि क्या वो अभी भी फ्रीलांस हंटर के तौर पर काम कर रहा है। ताइजिन ने हाँ में जवाब दिया। चा ने कहा कि तब तो वो उसके लिए एक ऑफर देना चाहता है। ताइजिन थोड़ा क्यूरियस हुआ। चा ने बताया कि एक अपकमिंग एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसे बयान लीड कर रहा है, लेकिन एक मेंबर इंजरी की वजह से बाहर हो गया है। सुन्ना तुरंत बोल पड़ी कि ये मिशन शायद ताइजिन के लेवल के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। ताइजिन ने पूछा कि डंजन का लेवल क्या है। सुन्ना ने बताया कि ये सेकंड लेवल डंजन है जो पहली बार अपीयर हुआ है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है और नहीं पता अंदर क्या खतरे हो सकते हैं। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि ताइजिन खुद को रिस्क में डाले। ताइजिन ने उसकी बात कामली सुनी, लेकिन अंदर से उसे लगा कि सुन्ना उसे अंडर एस्टिमेट कर रही है। चा हंसते हुए बोला कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ताइजिन के करंट लेवल पर वो डंजन आसानी से क्लियर कर सकता है। उसने कहा कि ये सिर्फ सजेशन है, कोई मजबूरी नहीं, लेकिन अगर ताइजिन असली मॉन्स्टर्स पर ट्रेनिंग करेगा तो उसका एक्सपीरियंस इल्यूजनरी मॉन्स्टर से कहीं बेहतर होगा। ताइजिन ने कुछ देर सोचा, फिर उससे सिस्टम की वो बात याद आई कि ड्रैगन फिस्ट असली मॉन्स्टर्स पर 10 गुना ज्यादा डैमेज देता है। उसने चा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पूछा कि क्या उसे मिशन के दौरान मिलने वाले सारे मैजिक स्टोन्स खुद रखने को मिलेंगे इंडिपेंडेंट हंटर के तौर पर। डंजन गेट की तरफ जाते वक्त उसके फोन पर टीम मेंबर्स के लगातार मैसेजेस आने लगे कि वो कहां है और लेट तो नहीं होगा। इससे ताइजिन थोड़ा इरिटेट हो गया। मैरी ने चिंतित होकर कहा कि जिसने इवैल्यूएशन टेस्ट में छेड़छाड़ की थी वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो क्या ये मूव सेफ है। ताइजिन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो लेजेंडरी गिल्ड के मेंबर्स के साथ रहेगा। मैरी ने पूछा क्या उसे उन पर पूरा ट्रस्ट है। ताइजिन ने कहा कि हैंग गिल्ड और लेजेंडरी गिल्ड के लीडर्स मैटी और चा पिछले 20 सालों से दोस्त हैं, तो उनके मेंबर्स के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि अगर 100 लोग भी उसके खिलाफ हों तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास ड्रैगन फिस्ट टेक्निक और बैनिशमेंट स्पेल दोनों हैं जो उसे किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। पीच टाइजिन ने अभी स्किल कॉपी की थी और मैरी ने उसे चेतावनी दी कि शायद वो अपनी कॉन्फिडेंस को ज्यादा आंक रहा है, लेकिन टाइजिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई है। मेरी ने कहा कि फिर भी उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी डिफेंस तैयार रखनी चाहिए। डंजन गेट पर टाइजिन पहुंचा तो वहां भारी सिक्योरिटी थी। सुना ने उसे बुलाकर अपनी टीम के मेंबर से मिलवाया। टाइजिन ने यूनिक और अयोंग को पहचाना जो तीसरी टीम से थे, और साथ में नोबी थी जो टीम की सबसे यंग मेंबर थी। टाइजिन ने कहा कि अब सब लोग आ गए हैं तो वो लोग डंजन में जा सकते हैं, लेकिन सुना ने बताया कि अभी एक व्यक्ति बाकी है। टाइजिन ने पूछा वो कौन है। सुना ने बताया कि टीम के एक मेंबर को कल इंजरी लगी थी, इसलिए उसकी जगह नए हंटर को बुलाया गया है। जैसे ही उसने बात पूरी की, पीछे से एक लाउड आवाज में गाड़ी आती हुई सुनाई दी। ड्राइवर चिल्लाया कि टाइजिन रास्ता खाली करे। टाइजिन पीछे मुड़ा तो देखा एक बड़ा सा मस्कुलर आदमी गाड़ी से उतर रहा था, जिसका लुक किसी गैंग मेंबर जैसा था। वो टाइजिन को देखकर बोला, ये कौन बहरा खड़ा है जो सुन ही नहीं रहा। टाइजिन उस आदमी के बिहेवियर से चौंक गया। सुना ने उसे बताया कि यही नया हंटर है जो टीम को पूरा करेगा। टाइजिन मुस्कुराकर उसके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर बाकी टीम की तरफ मुड़कर बोला कि वो सब अभी तक वहां क्या कर रहे हैं। सुना टाइजिन के पास आई और उसे शांत किया। उसने समझाया कि ये आदमी थोड़ा बैड मैनर्ड है, लेकिन हंटिंग वर्ल्ड में इसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। टाइजिन ने पूछा ये कौन है, तो सुना ने बताया कि ये किम जॉन है, एक ए रैंक हंटर जो अपने रूड बिहेवियर और एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, पर उसकी स्किल्स बहुत हाई लेवल की हैं। सुना ने यह भी बताया कि किम जॉन का प्रॉब्लम यह है कि वो हर मिशन में सारे मैजिक स्टोन्स खुद रख लेता है और बाकी टीम को कुछ नहीं देता, इसलिए वो खुद भी उसके साथ काम नहीं करना चाहती। टाइजिन ने यह सुनकर सोचा कि यह बात उसे उसके पुराने खुद की याद दिलाती है, जब वो भी कुछ हद तक ऐसा ही था। उसे लगा कि कभी कभी इंसान को अपने जैसे लोग रास्ते में मिल ही जाते हैं, लेकिन उसने तय किया कि इस बार वो जॉन को उसकी लिमिट दिखाएगा। डंजन में दाखिल होते ही उन पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। सुना ने सबको शांत रहने और फॉर्मेशन बनाए रखने को कहा ताकि सब सेफ रहे और स्टेडी पेस से आगे बढ़े, लेकिन जॉन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो आगे बढ़ा और अकेले ही मॉन्स्टर्स पर हमला कर दिया। उसने कहा कि उसके पास इन छोटे क्रीचर्स पर टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। उसने उन्हें जल्दी खत्म कर दिया और बोला कि उसकी ताकत अब भी वैसी ही है। सुना ने उसे डांटते हुए कहा कि वो अकेले काम करके टीम को रिस्क में डाल रहा है, उन्हें टीम के तौर पर डंजन क्लियर करना है। जॉन ने बदतमीजी से जवाब दिया कि सुना जैसी ओवर कॉशियस लीडर्स ही टीम की परफॉर्मेंस खराब करती हैं और ऐसे लीडर्स की वजह से ही बाकी लोग कमजोर रहते हैं। वो उसके पास आकर बोला कि फेम और फॉर्चून सिर्फ टैलेंटेड हंटर्स को मिलते हैं, और चलते हुए बोला कि उसे यकीन नहीं होता कि ऐसे लोग टीम लीड करते हैं। दुनिया सच में बर्बादी की तरफ जा रही है। टाइजिन को जॉन का एटीट्यूड बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन तय किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे उसकी औकात दिखाएगा। टीम धीरे धीरे डंजन के अंदर एक विशाल किले तक पहुंची, जहां ड्यूक डाज ने उनका स्वागत किया। उसने खुद को मास्टर ऑफ द कर्स्ड लैंड बताया। सुना ने शालीनता से उसका धन्यवाद किया और पूछा कि उसने उन्हें बुलाने का कारण क्या है, लेकिन जॉन बीच में बोल पड़ा कि वो सीधे मुद्दे पर आए। ड्यूक डाज ने कहा कि उसने उन्हें रोकने का इरादा नहीं रखा था। ड्यूक दयास ज्यादा देर बातों में नहीं रुका। उसने उस भूमि का इतिहास बताना शुरू किया। उसने बताया कि यह जमीन कई सालों से सील की गई थी ताकि एक भयानक श्रापित शक्ति को रोका जा सके, जिसकी वजह से यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं रही थी। ड्यूक ने आगे कहा कि उसके पूर्वजों ने एक ऐसा आर्टिफैक्ट खोजा था जिससे वो उस कर्स्ड एनर्जी को दबा सके और जमीन को फिर से शुद्ध कर सके, लेकिन किसी ने वो आर्टिफैक्ट चुरा लिया था। ताइजिन ने पुष्टि की कि सच में वो आर्टिफैक्ट चोरी हुआ है। ड्यूक दयास ने सिर हिलाते हुए कहा कि अब उस भूमि को फिर से ठीक करने का एक ही तरीका है, उस आर्टिफैक्ट को वापस लाना, तभी ये जगह फिर से रहने लायक बनेगी।
उसने बताया कि चोरों ने आर्टिफैक्ट को टुकड़ों में तोड़ दिया और अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। अब उन्हें उन टुकड़ों को ढूंढना होगा। गोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो किसी ट्रेजर हंट जैसा मिशन लग रहा है, किसी कर्स्ड चीज के लिए, और ये उसकी सोच से आसान लग रहा है। नो ने कहा कि ये काम तो काफी सिंपल लग रहा है दूसरे लेवल के डंजन के लिए, उसे नहीं लगता कि ऐसे मिशन में कोई खतरनाक मॉन्स्टर मिलेगा। ओंग ने समझाया कि ऐसे आर्टिफैक्ट को गार्ड करने वाले क्रीचर्स आम मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। सुन्ना ने सोचते हुए कहा कि शायद वो आर्टिफैक्ट 4 हिस्सों में बांटा गया होगा और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों डायरेक्शंस में छिपाया गया होगा। जोन ने हंसते हुए कहा कि इतनी सोचने की जरूरत नहीं है और सजेस्ट किया कि सब पेयर बनाकर अलग अलग डायरेक्शंस में सर्च करें। सुन्ना ने कहा कि सबको साथ रहना ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन ताईजीन ने बीच में बोलते हुए गोन की बात पर सरकास्टिक अंदाज में हामी भरी और बोला कि अगर सब माने तो उसे जोन के साथ टीम बनाना बहुत अच्छा लगेगा। बाकी टीम ने प्लान को मान लिया और सुन्ना ने समझाया कि जो भी टीम आर्टिफैक्ट का कोई हिस्सा ढूंढे वो साउथ डायरेक्शन में जाके सबको ज्वाइन करे ताकि प्योरिफिकेशन प्रोसेस साथ में हो सके। ताईजीन ने मुस्कुराते हुए जोन से कहा कि उसे उसके साथ काम करके बहुत खुशी होगी और उम्मीद है कि वो दोनों मिलकर आर्टिफैक्ट जल्दी ढूंढ लेंगे। जोन ने चिढ़ते हुए कहा कि वो पूरे मिशन में उससे बात न करे। ताईजी ने टीज करते हुए कहा कि वो गोन की बातों से बहुत इंस्पायर्ड हुआ है जो उसने सुन्ना से कही थी कि केवल टैलेंटेड हंटर्स ही फेम और फॉर्चून हासिल करते हैं और वो भी जोन जैसा ग्रेट हंटर बनने की कोशिश करेगा। जोन ताईजीन की बातों से खुश हुआ और बोला कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया। फिर उसने ताईजीन का नाम दोबारा पूछा। इस तरह दोनों के बीच बातचीत थोड़ी फ्रेंडली हो गई। जोन ने कहा कि अगर ताईजीन उसके साथ रहा तो वो उसे बहुत कुछ सिखाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ पुराने ग्रेव्स थे। ताईजी ने ड्राई अंदाज में कहा कि ये जगह तो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लग रही, क्या यही सही जगह है आर्टिफैक्ट खोजने की? जोन ने हंसते हुए कहा कि उसे यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स की एनर्जी महसूस हो रही है जो आर्टिफैक्ट्स की रक्षा कर रहे होंगे। उसने कहा कि अगर वो बाहर आए तो वो सबको खत्म कर देगा। ताईजीन ने विनम्रता से पूछा कि क्या वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता है? जोन ने अहंकारी लहजे में कहा कि क्या चाहता है ताईजीन? ताईजीन ने बिगिनर हंटर की तरह कहा कि अगर उसे एक छोटा सा एरिया अकेले एक्सप्लोर करने की इजाजत मिले तो अच्छा रहेगा ताकि वो जोन के रास्ते में ना आए। जोन ने हंसते हुए कहा ठीक है, जाओ थोड़ा ट्रेनिंग कर लो। ताईजी ने मुस्कुराकर कहा धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जोन ने थोड़ा इंतजार किया लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं आया। उसे गुस्सा होने लगा कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे। तभी ताईजीन को एक मॉन्स्टर मिला जिसे उसने जल्दी हरा दिया और एक हाई ग्रेड मैजिक स्टोन हासिल कर लिया। जोन पहले तो हंसा लेकिन तुरंत इरिटेशन महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब तक उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। उसने सोचा कि आखिर मॉन्स्टर्स उसके पास क्यों नहीं आ रहे। तभी ताईजीन ने फिर चिल्लाकर कहा कि उसे 3 और मॉन्स्टर्स मिले और उसने उन्हें भी खत्म कर दिया और जोन को भरोसा दिलाया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अब जोन को और गुस्सा आने लगा। उसे शक हुआ कि आखिर मॉन्स्टर्स सिर्फ ताईजीन के पास ही क्यों प्रकट हो रहे हैं। क्या ताईजीन पहले से उनकी लोकेशन जानता है? असल में ताईजीन अपने ग्रीन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था जिससे उसे मॉन्स्टर्स की पोजीशन पहले से पता चल जाती थी, लेकिन जोन ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि ताईजीन जैसा बिगनर इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि वो मॉन्स्टर्स की जगह पहले से जान ले। जॉन ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब वो अपने वाइड रेंज मॉन्स्टर अट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करेगा। उसने जोर से चिल्लाकर आसपास छिपे सारे मॉन्स्टर्स को बाहर आने का आदेश दिया। ताईजीन हैरान रह गया क्योंकि वो इस वाइड अट्रैक्शन स्किल को देखने के लिए काफी उत्सुक था जब से वो इस डंजन में आया था। सुन्ना ने समझाया कि जॉन एक फाइटर है और उसके पास कोई खास यूनिक स्किल्स नहीं है सिवाय इस बड़े पैमाने पर काम करने वाली अट्रैक्शन एबिलिटी के। सुन्ना ताईजीन की अचानक जॉन में दिलचस्पी देखकर थोड़ा हैरान हुई, लेकिन ताईजीन ने मुस्कुराकर कहा कि ये स्किल बहुत काम की है और वो इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। ताईजीन खुश था कि जॉन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, लेकिन जॉन को अंदाजा नहीं था कि इस स्किल के असर से इतने सारे मॉन्स्टर्स उनकी ओर खिंचाएंगे। वो खुद ही उन सबको संभाल नहीं पाया। ताईजीन ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से मॉन्स्टर्स को मारकर मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने लगा। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती गई, जॉन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने ताईजीन को आवाज दी और बोला कि अब बस देखना बंद कर और आकर मेरी मदद कर। ताईजीन ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता ताकि जॉन को डिस्टर्ब ना करे। जॉन गुस्से में चिल्लाया कि अब खेलना बंद कर और तुरंत मदद कर। ताईजीन ने शरारती हंसी के साथ कहा कि ठीक है वो मदद करेगा, लेकिन अगर उसने सारे मॉन्स्टर्स खुद ही खत्म कर दिए तो जॉन को शिकायत करने की इजाजत नहीं होगी। ये कहकर वो ड्रैगन फिस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स की तरफ तेजी से भागा। ये वही स्किल थी जो उसने मैडी से कॉपी की थी। जॉन ये देखकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक बी रैंक हंटर इतनी ताकतवर एनर्जी रख सकता है। कुछ ही मिनटों में ताईजीन ने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। पसीना पहुंचते हुए ताईजीन मुस्कुराया और बोला कि इतने सारे मॉन्स्टर्स देखकर तो मजा आ गया। अब तो उसने काफी सारे मैजिक स्टोन्स भी इकट्ठा कर लिए हैं। एक चालाक मुस्कान के साथ उसने जॉन से कहा कि उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहिए और बोला कि अब से वो हमेशा उसका लॉयल रहेगा। जॉन ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कहा कि अब जबकि हमें आर्टिफैक्ट मिल गया है तो हमें लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ अब और रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ताईजीन ने कहा कि क्यों ना हम बाकी टीम की भी मदद कर दें और ज्यादा मैजिक स्टोन्स जुटा लें। उसने जॉन की तरफ देखते हुए थोड़े आदेश वाले अंदाज में कहा कि अब से वो अट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता रहे ताकि सबका काम आसान हो। सीन बदलकर सुन्ना पर आता है जो ताईजीन को धन्यवाद देती है। वो कहती है कि अगर ताईजीन की मदद ना मिलती तो वो आर्टिफैक्ट कभी नहीं ढूंढ पाती। ताईजीन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। तभी उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिला जिसमें लिखा था कि उसकी अर्जेंट मिशन सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और अब उसकी एबिलिटी ड्रैगन फिस्ट अपनी 100% ताकत से इस्तेमाल की जा सकती है, पहले जो सिर्फ 20% थी। नोआ ने हंसते हुए कहा कि ताईजीन में इतने सारे मॉन्स्टर्स का शिकार कर लिया है कि उसने जितने मैजिक स्टोन्स जमा किए हैं उनकी गिनती भी मुश्किल है। ताईजीन ने पत्थरों को देखते हुए कहा कि सच में ये इतने ज्यादा हैं कि अकेले उसके लिए भी बहुत हैं। फिर उसने खुशी से सुझाव दिया कि क्यों ना इन स्टोन्स को तीनों टीमों में बराबर बांट दिया जाए। सब उसके इस प्रस्ताव को सुनकर चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सुन्ना ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है या उस पर कोई असर तो नहीं हुआ। यूनिक ने कहा कि शायद वो जरूरत से ज्यादा उदार बन रहा है। ताईजीन ने मुस्कुराकर कहा कि सबने मेहनत की है और उसे खुद उसके हिस्से से कहीं ज्यादा मिल चुका है। फिर उसने जॉन की तरफ देखा और मजाक में कहा कि ये सब तो हंटर जॉन की बदौलत है जिसने उसे इतने सारे स्टोन्स इकट्ठा करने में मदद की। ताईजीन ने हंसते हुए जोड़ा कि जॉन ने ही उसे तरीका सिखाया है और अब वो उसी की राह पर चलेगा। सब टीमों के बीच बराबरी से स्टोन्स बांटकर ताईजीन जॉन के पास गया और थोड़े सार्कास्टिक लहजे में पूछा कि अब कैसा लग रहा है जॉन? तुम भी तो उतने ही खुश होगे जितना मैं हूं क्योंकि अब सबको बराबरी भी है।